इन योर करियर जो आपने सबसे पुराना कॉइन आज तक देखा है? जो बालराम और कृष्णा का सिक्का है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बोलना सही है कि दोज आर द फर्स्ट रेफरेंसेस इन कॉइन्स ऑफ महाभारत? तो द फर्स्ट कॉइन्स का अगर आप पूछ रहे हैं तो ये 600 BC से शुरू हुए थे अपने पास और उस पे लिखा हुआ है अश्वमेध यज्ञ परिक्रमा, ब्रह्मी में लिखा हुआ है। अश्वमेध यज्ञ करके एक यज्ञ होता था, उसका प्रूफ ये है। एंड इसी स्टेज के बाद में इस्लामिक इन्वेजन्स शुरू हो रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक्स हैं जो भी हैं, वो सब पीछे से जो आए हैं फ्रॉम द मंगोल, वो वही था कि भाई उनके खलीफ का वही ऑर्डर था कि भाई आपको जितना टेरिटरीज बढ़ा सको बढ़ाओ। वही है कि भाई दे जस्ट केम, लूटेड एंड वेंट बैक। लूटा हमको सबने है, खाली ब्रिटिश को मालूम था कि क्या लूट के लेके जाना है। बट वो एक बड़ा सा सिक्का है, मतलब आप समझ के चलो ना कि वो एक डिनर प्लेट जितना बड़ा सिक्का है। आज उसकी कीमत अराउंड 300 करोड़ से ऊपर है। उन्होंने ब्राह्मी डिसाइफर किया ना। ब्राह्मी डिसाइफर करने से ऐसा हो गया कि इट अनलॉक्ड अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वाज नॉट एग्जिस्टिंग। दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये सारा चीज़ पता चला है बिकॉज ऑफ कॉइन्स। कोहिनूर हीरा भी चाहिए, आपका पीकॉक थ्रोन भी चाहिए, और उसी के चक्कर में वो जो 1000 रुपये का जो बड़ा सिक्का है वो भी गया। ये पीरियड के अंदर इवन द ब्रिटिश वॉज देयर, दे हैड ऑल्सो एंटर्ड इंडिया। दे न्यू शिवाजी, उन्होंने शिवाजी से मार खाई हुई है सूरत में। सो दे न्यू हाउ शिवाजी वॉज अ थ्रेट। शिवाजी महाराज का सिक्का आता है विद देवनागरी, छत्रपति राजा शिव। एक पावरफुल एम्पायर के सामने वो खड़े हुए, दैट इज व्हाई दैट पावर शोज। एंड उससे भी ज़्यादा क्या था कि पीपल एक्सेप्टेड। आपके पास जितनी भी प्री इस्लामिक हिस्ट्री है, बिकॉज इन ब्राह्मी एंड अदर स्क्रिप्ट्स, इज बिकॉज कॉइन्स के ऊपर डिसाइफर। पेपर करेंसी का जो आइडिया आया ना, वो आदमी को एवोल्यूट करने में ना बैंक नोट का बहुत बड़ा डिफरेंट। ओल्डेस्ट कॉइन जो आपके कलेक्शन में है? बट हाँ, मगध एम्पायर का है, कलिंगा का है, पूर्व राज्य का है, गंधर्व का है। When the Islamic guys started staying longer in the northern parts, they started issuing their own coins. Akhand Bharat was done 3 times only. We traced almost all of history through coins, currencies, notes. This is fascinating. नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमने एक बहुत ही क्रेजी चीज़ की है, हमने एक बहुत ही अनोखी चीज़ की है, एक बहुत ही यूनिक चीज़ की है। हमने जाना है इतिहास को इस पॉडकास्ट में, बट कॉइन्स के जरिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट है आनंद कोठारी जी, जो कि एक न्यूमिस्मैटिस्ट है। न्यूमिस्मैटिस्ट वो इंसान होता है जो कॉइन्स की स्टडी करता है। और आज के इस पॉडकास्ट पे आनंद कोठारी जी ने हमारे साथ में बहुत सारे अपने पर्सनल कलेक्शन में से कॉइन्स के बारे में नॉलेज शेयर किया है, जिनके जरिए हमने भारत के इतिहास को ट्रेस बैक किया। ऐसा पॉडकास्ट इंडिया में शायद अब तक किसी ने नहीं किया था, और इसीलिए ये पॉडकास्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो ये पॉडकास्ट आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। ऑफ द कैमरा हम जितनी बातें अभी तक कर चुके हैं, आई थिंक उसमें एक पॉडकास्ट हमारा हो जाता, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर द इनवाइट। यस, टू जस्ट गिव द ऑडियंस अ कॉन्टेक्स्ट, हम आज बात कर रहे हैं कॉइन्स के बारे में। एंड बिफोर द पॉडकास्ट मुझे खुद को नहीं पता था कि एक्चुअली कॉइन्स हमारे इतिहास को इतने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं उन्हें। एंड यू मेंशन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म कि ये साइलेंट डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। Yes. क्योंकि एज द टाइम्स चेंज, पॉलिटिक्स चेंज होती है, लोगों के व्यूज़ चेंज होते हैं, सोसाइटी बदलती है, एंड हम कॉइन्स को, करेंसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते वाइल वी आर इन द प्रेजेंट, बिकॉज हमारे लिए तो वो एक एक्सचेंज का जरिया है। तो उसे हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की तरह नहीं देखते। बट नाउ, आज से जो 100 साल पहले, 1000 साल पहले जो करेंसी थी, जो भी कॉइन्स थे, उन्हें हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की तरह देख रहे हैं, बिकॉज उस वक्त के जो किंग्स थे, उस वक्त की जो सोसाइटी थी, वो जिस तरह से चल रही थी, उसी तरह से उनके करेंसी एंड कॉइन्स चल रहे थे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड कि थ्रू दीज कॉइन्स एंड करेंसीज कि हो क्या रहा था। एंड आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, यू आर अ न्यूमिस्मैटिस्ट, जो कि बहुत सारे हमारे ऑडियंस के लिए एक नया टर्म भी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द पॉडकास्ट फर्स्टली। थैंक यू फॉर द इनवाइट। एंड फॉर मी डूइंग दिस पॉडकास्ट वॉज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितना अभी फेक न्यूज़ जो चल रही है, इतना सारा करेंसी है, इतना सारा है ना, एक कॉइन का 5 रुपये का आपको 5 लाख मिलेगा, 10 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है, इतना सारा पैसा मिलेगा।
कहीं पर इसको रोकना था। आई वॉन्टेड पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको करोड़ों रुपया देगा। करेक्ट। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एन एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल वैल्यू हो यार, उसका गोल्ड या सिल्वर में उसका कोई आई कीमत है। थिंक यू शुड टॉक अबाउट जो 1000 मोहर का आपने मुझे कॉस्ट बताया था, अबाउट दैट हियर। सो मैं बोलूँगा कि आज वो 1000 मोहर का जो है, जो आज इंडिया की गवर्नमेंट भी खोज रही है, एक 1987 के एक ऑक्शन में आया था, प्राइवेट ऑक्शन में बिक गया वो, प्राइवेट सेल में। बट आज उसकी कीमत अराउंड 300 करोड़ से ऊपर है। बट वो एक बड़ा सा सिक्का है, मतलब आप समझ के चलो ना कि वो एक डिनर प्लेट जितना बड़ा सिक्का है। 11 किलो गोल्ड है वो। ये किसने बनाया था? जहांगीर। जहांगीर। एंड इट वाज गिफ्टेड टू द पर्शियन एम्बेसडर उस टाइम पे जो आए थे वो। अनटिल एंड अनलेस लाइक, मतलब वैसे ही कोई सिक्के कोई बड़े हिस्टोरिकल हो तो उसकी कीमत है। बार अगर आप ये 5 रुपया या 10 रुपया या 20 रुपया या 100 रुपये का जो आप नोट लेके आते हो, अगर ऐसा कोई भी करेंसी नहीं है एटलीस्ट रिपब्लिक इंडिया में जो आपको इतना हाई वैल्यू लाखों रुपया दे सके। कुछ फ्रैक्शंस हो सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट। या सो ये कुछ जो कमेमोरेटिव कॉइन्स हो या करेंसी हो, वही आपको इतना हायर प्राइस दे सकती है बिकॉज उनके पीछे एक वैल्यू है, एक स्टोरी है। एक स्टोरी है, एक वैल्यू है, और आरबीआई खुद भी उसको इशू करता है। तो आपको पता है कि आपको 100 रुपये का कॉइन है यार, राइट। 1000 रुपये का कॉइन है, Correct. तो आरबीआई 4000 5000 रुपया कॉइन लेता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सिल्वर कंटेंट इन इट। किसी किसी में 100% होता है, किसी किसी में 50% होता है, किसी में 80% होता है, अकॉर्डिंगली उसका है। राइट। बट उसके अंदर अगेन विथ कमिंग विथ लाखों रुपए की कीमत वाला आज भी ऐसा कोई सिक्का नहीं है। करेक्ट। सो टेल मी हियर कि बोथ इन योर करियर जो आपने सबसे पुराना कॉइन आज तक देखा है एंड सबसे पुराना कॉइन जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ओवरऑल इन जनरल। सो एक कॉइन्स का एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है जो हम, इफ आई हैव टू पुट इट इन वर्ड्स के भाई शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल में काफ़ी लोगों को मैं वो शेयर करता हूँ कि भाई जस्ट जैसे कॉइन बन रहे होते थे ना, वो एक एवोल्यूशन उनका भी एक चला। तो जैसे अभी आप और मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। सो आपको इंग्लिश के सारे अक्षर आते हैं, ABCDEFG Yeah. पूरा, जब यही चीज़ में अगर आपको हिंदी में पूछो तो आपको सारे आते हैं? नहीं, भूल, मतलब सीखा तो था पर भूल गया हूँ मैं। सीखा था, भूल गया, हाँ। बट स्टिल यू नो द लैंग्वेज। Yeah, आप समझ सकते हो, कर सकते हो। हम्म। अगर आपको मैं 30 सेकेंड्स के अंदर हिंदी के सारे अक्षर समझा दूँ, या फिर आपको ऐसे सिखाऊं जो आपको याद रहे ज़िंदगी भर, will you be ready to Yeah. learn it? Yes. So the first ones which we start with ग-ग-ग-ग-न, करेक्ट। वो गले से आते हैं। ओके। आप अगर आप फिंगर रखोगे हाथ पे तो आप समझ जाओगे कि ग-ग-ग-ग-न, हाँ करेक्ट, गले यहाँ से से आते वोकल हैं। कॉर्ड्स यहाँ से। वोकल कॉर्ड। फिर आते हैं च-च-ज-ज-न, तो इसको इस तरीके, इस टाइम पे आपको आपके दांत वो हिलाने हैं, तो आपके दांत चार्टर होते हैं। अब आपका टंग लीजिए, हिट इट टू द अपर रूफ ऑफ योर द अपर जॉ, ट-ठ-ड-ड-न, करेक्ट। ये वहाँ से आते हैं। अब आपकी टंग लीजिए, उसको बाहर थ्रो कीजिए आप, त-थ-द-द-न, करेक्ट। हाँ। नाउ यू कम टू द लिप्स, प-फ-ब-ब-म, राइट। and the tongue twisters sh. हाँ। In 30 seconds you have got all the the alphabets of the Right. Hindi language, and you do not remember it because अब ये गले से लेके मुंह पे आ रहा है। So that is why it is called the Dantavali, and an evolution. If you have to put it in years, कितना साल लगा, तो एक आदमी को यहाँ से आने में यहाँ तक 40,000 साल लग गए। Wow. We still have monkeys who are stuck with the yes. So if you have to put it in perspective, evolution was happening that way, and the same evolution was happening with the currency coins or the coins which were issued in India. Now coins का एक history जो है, जो अभी तक जो brief चल रही है, is around 700 BC, और इसका origin अगर if I have to put it is in Lydia, which is south of Greece. Okay. तो फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा आता है कि भाई वहाँ से कॉइन्स छपे हो सकते हैं, और फिर सेकेंड इंस्टेंस जो आता है विच अ ह्यूज डेटाबेस, इट कम्स फ्रॉम इंडिया। अच्छा, सो लीडिया के बाद में द सेकंड प्लेस इज इंडिया। इंडिया, ओके। वहाँ पर वी हैव द स्टोरी अबाउट इंडियन हिस्ट्री। अगर मेरे को अगर पकड़नी है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 600 BC। ओके। दैट इज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि
वहाँ से ही अपने को डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मिलती है। ओके, सो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के लिए 600 बीसी, 600 अदरवाइज तो इट BC, उसके गोज बाद तो फिर एज फार आपको एज यू जो वांट। डेट देनी है दे दो आप, उसके लिए करेक्ट, तो फिर मैं वो जितना आर्ग्यूमेंट करें उसका कोई करेक्ट। हिसाब नहीं है। बट 600 BC से वी हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वन विच इज़ विद द डॉक्यूमेंटेशन हैपनिंग विद द बुद्धिस्ट टेक्स्ट और वो। तो उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर एक पर्टिकुलर स्टोरी आती है अबाउट बैंकर नेम अनंत पंदिका। नाउ उसका साला उसको आके बोलता है कि एक बंदा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ज्ञानी है, एंड आपको उसको आगे सुनना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ पटना के आसपास की, और राजगीर जगह पे जो ये बातचीत हुई थी। एंड दैट्स वेयर द बैंकर इज लाइक ठीक है ना, ये कौन बंदा है? तो क्या गौतम बुद्ध करके है वो, आप उनको आके आप सुनिए एक बार। सर ओके। तो ही ट्रैवल्स फ्रॉम राजगीर टू पटना एंड उनके वाणी को सुनता है, उनका जो प्रवचन होता है उसको सुनता है, एंड ही इज़ फुल्ली इम्प्रेस्ड। एंड ही गोज़ टू बुद्धा एंड सेज कि आपको हमारे आना है। आप जैसे इनवाइट करते हो कि आप ज्ञानी हो तो यार आप मेरे लोगों को भी आप मेरे लोगों को भी बताइए इसके बारे में। तो ये सर ओके फाइन आई विल कम। तो अराउंड सर के 15-20 दिन लगेगा मेरे को आने में। तो ठीक है, तो ये तुरंत वापस आता है, और आते टाइम यही सोच रहा होता है कि ये अगर आते हैं तो मैं उनको ठहराऊँगा कहाँ पे। ओके, क्योंकि ये आएंगे, इनके साथ में इनके फॉलोअर्स होंगे, तो वो भी बड़ी भीड़ हो जाएगी, तो उनको कहीं तो उतारा देना पड़ेगा मेरे को। तो ही इज़ कमिंग बैक एंड ऑन द वे ही सीज अ ब्यूटीफुल गार्डन कि यार ये अगर ये मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। पता करता है भाई ये गार्डन है किसका। तो पता चलता है कि भाई ये राजा का, मतलब राजकुमार का गार्डन है, राइट। और राजकुमार का नाम था जेतवान। एंड वो जाता है उसके पास कि भाई ये ऐसा ऐसा है भाई, एंड मैं इनको बुलाना चाहता हूँ, तो मैं आपका यह गार्डन खरीदना चाहता हूँ। तो प्रिंस बोलता है नहीं यार, राजकुमार बताता है नहीं मैं नहीं दे सकता ये। कि भाई अगर आपकी कोई वैल्यू है इस पर आप रखो, एंड देन आई विल मैं देने को तैयार हूँ। तो एक ऑफ हैंडेडली बोलते हैं ना, एक ऑफर दे देते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप इसको पूरा चांदी के सिक्कों से कवर कर देंगे तो मैं उसको दे दूंगा आपको। तो उस टाइम पे सिक्के का जो द हाईएस्ट वाज 3.2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, मतलब आपके नखून जितना छोटा सिक्का है वो। तो ठीक है, वो ट्रक या मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, बुलक कार्ट्स भर भर के सिक्के आते रहे गोनियों में, और वो एक आदमी लगाते रहा। थोड़ी देर में तो पूरा ग्राउंड भर गया। अब थोड़ा कुछ कम पड़ रहा था, तब तक वो रिपोर्ट गया इसको राजकुमार को, जेतवान को, कि भाई वो तो सिक्के लगा रहा है। दौड़ के आता है, देखता है तो कि साला ये तो पूरा इसने कवर कर दिया है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेस, इट इज़ एज बिग एज एक रेलवे स्टेशन जितना बड़ा। अच्छा। थोड़ा सा छोटा होगा, बट आप एक समझ लो कि इतनी बड़ी जगह है वो, आज भी है वो। तो बोलता है कि यार ये तो इतना पैसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो वो बोलता है नहीं भाई, ही बैक्स आउट फ्रॉम द डील, कि भाई ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं था। कि नो वी स्पोक, अपनी डील हुई थी कि अगर मैं कवर करूँगा तो आपको पैसा आप मेरे को दे दोगे। बोलते जाते हैं राजा के पास कि भाई ये ऐसा ऐसा बात है। राजा जी बोलते हैं कि अगर आपने बोला है कि भाई जितना पैसा अगर आप कवर कर सकते हो, जितनी जगह आपकी है, तो आपको देना पड़ेगा। अब इधर वो राजकुमार थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, एंड वो बोलता है कि यार आई एम सॉरी, यू कैन गो हेड, बट थोड़ी सी जगह दो कि मैं उसके लिए एक गेट बना सकूं। वो थोड़ी सी जगह रखते हैं और वहाँ पर वो गेट बनाते हैं ओके, टू वेलकम द गेस्ट, एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ गेट बीइंग मेड फॉर अ वीआईपी कमिंग इन। और वो प्रथा आज भी चल रही है। राइट। सो वी हैव द गेटवे ऑफ इंडिया मेड फॉर किंग जॉर्ज। उसके पहले और भी गेट बने हैं, फिर वर राजा, मतलब बहुत सारे इंस्टेंस हैं जहाँ पर आपको एक्चुअली पता चलता है कि फॉर अ वीआईपी अ गेट वाज अ वे टू इनवाइट हिम, और हिज इम्पोर्टेंस वाज पुट इनटू प्लेस। अब ये जब वो सिक्के रख रहे थे ना, तो उस सिक्कों का रिकॉर्ड जब आया ना, तो एक पर्टिकुलर प्लार्क बना था उसका पूरा, और वो ऑन द वॉल्स ऑफ अ स्तूपा लगाया गया था। तो वहाँ से ये स्टोरी खींच के लेके आई। इट स्पीक्स अबाउट
coins being used in the 2nd century or in the 6th century BC. Okay. So if you have to ask me which is the first coin, maybe I don't know. But the reference of first coins comes from 600 BC. Which is this? Which is this? It's what was called the Karshapanas. Okay. अब इतना छोटा था कि मतलब 5 सिंबल्स आते हैं उसके ऊपर, और उसकी दिस इज मगध और इम्पीरियल मगध का भी उसका एक अलग स्टोरी है. 16 जनपद से फिर चंद्रगुप्त मौर्य सारा कवर करते हैं, पूरा मगध एम्पायर खड़ा करते हैं. बट उसके पहले जो थे पर्टिकुलर राजा, हर जनपद जैसे 16 जनपद, तो 16 जनपद के खुद के सिंबल्स आते थे. ओके. अगर ये पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, ये 5 सिंबल्स या 4 सिंबल्स उसके ऊपर है, तो ये इस राज्य का है. ये गंधर्व से आते हैं तो इस राज्य का है, कुरु से आते हैं तो इस राज्य इधर से हैं. तो सारा का सारा उसके ऊपर डिटेल लिखा हुआ था. एंड दैट डेटा वाज लेटर डिबेटेबल कि भाई आप ये राजा का इसको क्यों बता रहे हैं. सिंपल इंस्टेंस उसके इस जगह से ये मिले थे इसलिए ये राजा के हैं. ओके. until and unless we do not have any proper external data which speaks about कि भाई नहीं अपन इसको इधर नहीं रख सकते यार, इस ब्रैकेट में रख नहीं सकते इस कॉइन्स को. ओके. और तब तक अपने पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी कि हम अपना फेस, राजा का फेस उस पर रख सकते थे. राइट. तो द फर्स्ट कॉइन्स का अगर आप पूछ रहे हैं तो फर्स्ट कॉइन तो पता नहीं है, बट रेफरेंस है कि 600 BC से शुरू हुए थे अपने पास कॉइन्स. ओके. सो ये जो कॉइन्स की आपने बात की, ये हमारे पास में मतलब किसी को मिले हैं आज तक, या वी जस्ट हैव द डॉक्यूमेंटेशन कि ऐसे कॉइन्स थे? नहीं, अब कॉइन्स ऐसे थे और इतने सारे मिले हैं कि इट इज़ ऑल अक्रॉस इंडिया. ओह अच्छा. हाँ, सो इट इज लाइक कॉमन. वेरी Okay. कॉमन. आज 600 BC का वो बोलता है कि मेरे पास कॉइन है, तो नॉट ऑफ ग्रेट वैल्यू. हाँ. नॉट ऑफ ग्रेट वैल्यू इन सेंस बिकॉज के कितने छपे थे वही आइडिया नहीं है. ओके. एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो बोलते हैं कि भाई अगर मेरे को 2 ग्राम चांदी के अंदर या 3.5 ग्राम चांदी के अंदर इतना सामान मिल रहा है तो उतना ही मिलना है, चाहे उसके ऊपर छाप हो या ना हो. सो इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द पर्सन हु इज बाइंग और सेलिंग द गुड्स. जब Okay. तक वो चांदी है, ही इज एब्सोल्युटली ओके विद इट. ओके. सो अगर फॉर एग्जांपल चलते चलते मुझे कहीं पे 600 BC का वो कॉइन मिल जाता है, हाँ, एंड मैं सोचूं कि इसको अब मैं करोड़ों में बेचूंगा, तो दैट्स नॉट दैट्स नॉट इवन दो वो हजारों साल पुराना है तो भी नहीं. ओके. हाँ, बट यही चीज़ अगर आपको सोने की मिल जाती है देन यू आर टॉकिंग ऑफ. ओके. क्योंकि डेटा ये है और रेफरेंसेस भी ये बताते हैं कि वहाँ पर अभी तक सोना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था हाँ. इन द ओके. इंडियन कॉइनेज. ओके. एंड व्हाट इज लाइक द ओल्डेस्ट कॉइन जो आपके कलेक्शन में है? मेरे पास है फ्रॉम द मगध एम्पायर, फ्रॉम द वन जो इसमें कलिंगा. आपने मुझे दिखाया था बॉक्स में, वो मगध एम्पायर का ही था? नहीं, एक समुद्रगुप्त वाला वो था? समुद्रगुप्त वो बहुत काफ़ी Okay. लेटर वाला है. ओके. बट हाँ, मगध एम्पायर का है, ओके. कलिंगा का है, फिर वहाँ पर आप पूर्व राज्य का है, गंधर्व का है. कैन यू शो टू द पीपल जो आपने मुझे कॉइन दिखाया था वो समुद्रगुप्त वाला? हाँ, दिखा वो I'll come to that story. So that Yeah, it has a sure, very sure. beautiful, it's very important because एक अच्छी सी एपिसोड उसने कवर किया हुआ है वो एक सिंगल पीस पे. ओके. That's more very artistically it has been I would say engraved on the coin. ओके. इंटरेस्टिंग. बिकॉज एंड आई वांट टू गिव पीपल कॉन्टेक्स्ट. तो हम पॉडकास्ट के पहले वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉइन्स एंड करेंसीज, एंड आनंद जी ने उनके कलेक्शन से हमें बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स एंड करेंसीज बताए, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ $1 ट्रिलियन का एक नोट था, जिम्बाब्वे वाला जो नोट था. सो दैट जस्ट शोज कि इन्फ्लेशन कितना हाई था कि $1 ट्रिलियन का एक नोट छापना पड़ा. बट कमिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ दिस, I was doing this podcast about I think महाभारत with someone, and उन्होंने मुझे बताया था कि how do we get to know कि महाभारत अब हुई है या नहीं, बिकॉज ऐसे तो आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. एंड वाइल इन दैट कॉन्वर्जेशन एक चीज़ सामने आई कि कॉइन्स थे जिनके ऊपर कृष्ण एंड बलराम के इमेजेस थे. सो दोज आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट रेफरेंसेस ऑफ महाराष्ट्र या महाभारत, और लाइक द ओल्डेस्ट रेफरेंसेस. उससे भी पहले का रेफरेंस है. अच्छा. ओके. हाँ, सो आप जो ये बलराम और श्री कृष्ण हाँ. का जो सिक्के की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉइन है.
चांदी का अराउंड दिस इज अराउंड 8.5-9 ग्राम का सिक्का है वो। किसने बनाया था ये? अगाथोक्लेस करके इंडो ग्रीक राजा था। सो आफ्टर अलेक्जेंडर लेफ्ट फ्रॉम इंडिया, वो डिबेट है कि भाई हाँ। हारा था या नहीं हारा था, आई विल नॉट गो देयर, बट व्हेन ही लेफ्ट इंडिया वो खुद के जनरल्स को रखे गया था करेक्ट। कि अब आपको ये इंडो बैक्टीरियन जगह आपको संभालनी है। अब उस समय पे उस एरिया आज की तारीख में नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड उस ईरान का जो एरिया था वाज अंडर देयर कंट्रोल। दे यूज्ड टू ट्रेड विद इंडिया। अब ये दो बंदे थे, मतलब फादर एंड सन का जो एक पर्टिकुलर 30 साल या 35 साल का मैं अगर टाइम फ्रेम दो उनके रूल का, तो पार्थेनॉन थे, से पैंटिलॉन द इंडियन द ग्रीक वर्ड फॉर इट, एंड अगाथा खलीस। ये दोनों बाप बेटे का ना, जिन्होंने ऐसे कॉइन छापे जिसके एक तरफ पे ग्रीक में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पे ब्राह्मी में लिखा हुआ है। ओके। आप और मैं ये सब हिस्ट्री की जब बात करते हैं ना, ये कॉइन उतना ही इम्पोर्टेंट है। वी डिड नॉट नो ब्राह्मी अप टू द 1950s और 1850s, जब जेम्स प्रिंसेप ने उसको डिसाइफर किया। वी हैड loads and loads of ब्राह्मी written all over India. आपको ब्राह्मी का अगर बहुत अच्छा सा अगर देखना है तो आप कान्हेरी केव्स बोरीवली चले जाओ। हाँ, वहाँ पे वो जो केव्स के अंदर है, राइट। कान्हेरी केव्स में जितना आपको ब्राह्मी के अक्षर देखने को मिलेंगे, राइट फ्रॉम 500 BC अप टू, वहाँ पे तो इनफैक्ट इतना ब्यूटीफुल है कि यू कैन सी द एवोल्यूशन ऑफ ब्राह्मी देयर। करेक्ट। कैसा बॉक्स ब्राह्मी है, नेल ब्राह्मी है, the original ब्राह्मी with very little interventions of कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया हुआ। तो वो सारा एक आपको समझो ना 600-700 साल का अच्छा खासा आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो, राइट। सो व्हेन ब्रिटिश केम, ब्रिटिश का एक चीज आई थिंक आई वुड गिव देम अ फ्रैक्शन ऑफ गुड दे डिड फॉर इंडिया, दैट उन्होंने ब्राह्मी डिसाइफर किया ना। ब्राह्मी डिसाइफर करने से ऐसा हो गया कि इट अनलॉक्ड अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वाज नॉट एग्जिस्टिंग। सबको यही था कि इट वाज जस्ट द मुगल्स और उसके पहले सल्तनत थी, उसके पहले Correct. क्या था कुछ था, हार्डली पीपल न्यू। ब्राह्मी अनलॉक होने से वी गॉट इनटू द हिस्ट्री ऑफ के भाई नहीं, उसके पहले भी लोग थे यहाँ पे। एंड ब्राह्मी इसलिए इम्पोर्टेंट था कि इट वाज द ओनली स्क्रिप्ट विच वी फाउंड सडनली विथ ऑल द डायक्रिटिकल मार्क्स। ना डायक्रिटिकल मार्क्स का इतना इंपॉर्टेंस मैं क्यों इसलिए बोलता हूँ, ये एक्सप्लेन भी करना, डायक्रिटिकल मार्क्स क्या होता है? आज अपन इंग्लिश के अंदर अगर आप अ आ इ ई उ अगर आप ए आई हो तो यू हैव दैट अक्षर इटसेल्फ। Correct. अगर अ का आ करना है तो यू अब 2 ए लिखते हो, बट यही चीज अगर का लिखना है तो के और ए लिखते हो। हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू द हिंदी स्क्रिप्ट और द मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वो एक खाली मार्क आता है कि इसको आपको का बोलना है, अभी हाँ। ओके। इसको को बोलना है, इसको को बोलना है। हम्म। अब उसकी वैरायटी 12 है, ओके। क का की कू Correct. के को का। अब एक अक्षर के ऊपर आप 12 वेराइटीज डाल रहे हो टू प्रोनाउंस। So we are talking about a civilization who was advanced. Right. And this is how you actually get to know कि the civilization was advanced because जो वो letters use कर रहे थे उसके ऊपर you are putting like 12 different things. Yes. So अब आपके पास अगर आप लोग 26 सॉरी 36 अल्फाबेट से 36 अल्फाबेट से उसके ऊपर आपके पास 12 मात्राएं हैं। So now 36 into 12. Correct. Endless उसमें वो मतलब चीज़ आप है। उसके आगे निकल चुके हो। तो आज से 2500 साल 2600 साल पहले जो बंदा था उसको पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर फुल्ली इवॉल्व्ड स्क्रिप्ट हमारे सामने आई थी। इसके आगे का डेटा नहीं है मेरे पास या किसी के पास भी नहीं। वी कॉल्ड इट द डार्क एज, लाइक जस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी तक के बीच के अंदर वो सब डिबेटेबल है, बट उस डार्क एज के अंदर ऐसा बहुत सारा चीज़ इंडिया में हुआ जहाँ पर एक एवोल्यूशन सा आ गया। ये स्क्रिप्ट की जो बात करूँ, व्हेन इट कम्स टू द इसको डिसाइफर करने में कॉइन्स का इसलिए बड़ा हाथ है क्योंकि इन बंदों ने कॉइन्स जब निकाले थे तो उन्होंने एक साइड पे ग्रीक और ये लिखा था। ग्रीक में सिर्फ आज तक 2600 साल में सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट चेंज हुए हैं। ओह ओके। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू ब्राह्मी पूरी बदल चुकी है। 2600 साल के अंदर दैट अल्फ़ाबेट हैज़ दैट वो
क आज की तारीख में आप वो कर से भी देखते हैं, बट एक Correct. ये जो प्लस सिंबल है दैट इज द क ब्राह्मी. ओके. Yes. सो मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे कॉइन्स वाले सब्जेक्ट से, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आपने कहा कि ग्रीक में 2600 सालों में सिर्फ 7 अक्षर है जो चेंज हुए हैं. Whereas ब्रह्मी द स्क्रिप्ट इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज. प्लस वाला जो था वो क के लिए बोलते थे, देन इट बिकेम दैट वो कर्व जो आ गए. व्हाई डिड दैट हैपन? मतलब इसके पीछे डू वी नो कि क्या रीज़न था? या इट्स जस्ट कि हमारा क्योंकि सिविलाइजेशन एडवांस हो रहा था एंड द वे वी वर हैविंग आवर कॉन्वर्जेशंस और लाइक बिहेविंग, उसलिए ये भी चेंज होते गए धीरे नहीं, धीरे. ऐसे जैसा अभी ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं. अभी आपका एक हाँ. विजिटिंग कार्ड है, हाँ. आप 1 साल तक पर्टिकुलर फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, हम्म. फिर आपका जो नया डिज़ाइनर आता है बोला कि नहीं यार इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं. ओके. सो इज इट इसमें- ऑल्सो लाइक अ साइन ऑफ एवोल्यूशन अगर इतने सारे चीज़ें चेंज हो रही हाँ, है? Okay. यस. अभी एक पर्टिकुलर इफ अगर मैं आपको ए फॉन्ट हम्म. पर्टिकुलर है, आप एक आप 30-32 साल तक एक पर्टिकुलर ए यूज़ करते हो, फिर आपको बोलते हैं नहीं यार बाकी के अल्फ़ाबेट्स वैसे ही रखते हैं, हाँ. पर जब ए को थोड़ा सा 90 डिग्रीज घुमा देते हैं. हम्म. अब जो नया बंदा आता है उसको ये लगता है कि सारा जो 90 डिग्रीज घुमा है एक्चुअली दिए. हाँ. राइट. फिर बाद में वो दूसरा बंदा आता है तो उसको बोलता है एक काम करना यार थोड़ा इसको और 30 डिग्रीज घुमा देते हैं यार, थोड़ा थोड़ा. तो फिर वो चेंजेस होते रहे. किसी ने उसको पूंछ लगा दी, किसी ने उसको आगे कर दिया, तो वो सारा अल्फ़ाबेटिकल उसके देयर इज अ प्रॉपर स्टडी विच हैज़ बीन डन, ओके. जिसने पूरा बताया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक वो क या पूरे के 12 जो है वो कैसे एवोल्यूट होके गए. ओके. तो दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. या और ये सारा चीज़ पता चला है बिकॉज ऑफ कॉइन्स. दिस इज वेरी एक्साइटिंग. यस. आपके पास जितनी भी प्री इस्लामिक हिस्ट्री है, बिकॉज इन ब्राह्मी एंड अदर स्क्रिप्ट्स, इज बिकॉज कॉइन्स के ऊपर डिसाइफर है. तो जेम्स प्रिंसेप ही वाज द मिंट मास्टर एट द बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता में, एंड उसके पास ये सब सिक्के आते थे. अब आज की तारीख में सैटरडे संडे इफ़ यू वांट टू गो विल गो फॉर मूवी, वीकेंड किधर जाएंगे. अब जब ब्रिटिश बंदा इतना लंबा आया तो वो करेगा क्या सैटरडे संडे को? तो बैठ के यही होमवर्क करते थे. ओके. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, कहीं पे बस वही इंटेंशन था कि सैटरडे संडे जो पूरा भ्रमण हो रहा है वो सब डॉक्यूमेंट होगा. तो उस बंदे ने एक सिक्का डॉक्यूमेंट करते गए. उसका पका इसका इस अल्फ़ाबेट इज कमिंग हियर, तो इसका मतलब ये होना चाहिए. ओके. So first he deciphered coins which had Greek and Kharoshti on it. So Kharoshti is also contemporary to Brahmi, उतना ही जूना है, बट ये चलता है राइट टू लेफ्ट. ओके. अगर अपन बोलते हैं उर्दू जो है जो राइट टू लेफ्ट चलती है, तो उसके पहले ये Kharoshti थी जो राइट टू लेफ्ट चलती थी. दिस वाज इन टुडेज आई वुड से तिब्बत. इंटरेस्टिंग. बट हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि जब इस्लाम आया दैट इज द टाइम जब वो राइट टू वो लेफ्ट वाला स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट आया. है, या हाँ, बट ये उसके भी पहले का है ये. ओह. So we are talking of 600 BC to around 200 to second AD. ओके. तभी तक का ये 800-900 साल तक अच्छा खासा चलते रहा वो. एंड ये सिर्फ तिब्बत वाला जो एरिया था वहाँ पे वहाँ डोमिनेंट पे था, डोमिनेंट था. एंड वी हैव कॉइन्स. इट्स लाइक दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. एक सिक्का आता है इंडो ग्रीक का, जिसके एक तरफ पे उन्होंने ग्रीक लिखा हुआ, बसिलियन बसिलियस, जो भी मतलब राजा वो राजा ऑफ द राजा वो सब, और दूसरी तरफ उन्होंने वही चीज़ खरोष्टी में लिखी हुई है. राइट. और राजा का नाम लिखा हुआ है. तो अभी वो डिसाइफर हो गया. कुछ सिक्के ऐसे मिले जिसके ऊपर खरोष्टी और ब्राह्मी है. तो अब वो भी एक एंगल आ गया कि नहीं साहब ये पे भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट. अब हर जगह अगर उसको देख रहे हो तो फिर आप उसको बारीकी से देखना चाहते हो. अब कुछ सिक्के ऐसे आए जिसके ऊपर सिर्फ ब्राह्मी और ग्रीक लिखे हुए हैं, और कुछ सिक्के ऐसे आए फर्स्ट सेंचुरी में जिसके ऊपर तीनों लिखे हुए हैं. तो एक तरफ पूरा बाकायदा ग्रीक में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हाफ कॉइन इज इन ब्राह्मी, हाफ कॉइन इज इन खरोष्टी. अब इतना सारा डेट, मतलब इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, जस्ट बिकॉज जो भी चीज़ इंडिया में आती थी खप जाती थी, यहीं पे रह जाती थी, वो वापस एक्सपोर्ट नहीं होती थी. चाहे वो चांदी का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो, बाहर गाँव से जो भी सिक्का इधर आया है सब इधर कंज्यूम हो गया है. ओके. अपना सिक्का बाहर गाँव मिलना बहुत डिफिकल्ट है. मैं ग्रीस के एक म्यूजियम में गया था, वो सर्चिंग फॉर द डेटा अबाउट के भाई यहाँ पे इंडिया के कितने सिक्के मिले हैं वहाँ पर.
बहुत कम मिले हैं। बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेड तो हमारा हो रहा था, हाँ, तो हम ट्रेड हो रहा पे तो था। कर रहे होंगे। ट्रेड में बस यही है ना कि ट्रेड में हम मतलब उनका सामान दे रहे थे और उनका करेंसी ले रहे थे। ओके, उनका जो हमारे सामान है हाँ हाँ हाँ, ट्रेड हम में कैसा कंज्यूम नहीं होता कर है, रहे तो देयर इज अ वेरी गुड यू नो पहली पीढ़ी एल्डर नहीं बोले वही लिखा हुआ है कि भाई उसने पार्लियामेंट में, और ग्रीक पार्लियामेंट में भी Yes. अनाउंस में लिखा है कि भाई इंडिया से ट्रेड मत करो, बिकॉज हमारे सिक्के खत्म हो रहे, गोल्ड खत्म हो गोल्ड रहा है खत्म हो हमारा। रहा है, एंड या समवेयर इंडिया इज समवेयर यू नो बैक ड्रॉप के अंदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैकिंग ऑफ द होल एम्पायर। क्योंकि वहाँ पर तो होड़ लगी हुई थी ब्लू कलर के लिए और Correct. मसलिन के लिए, इसके पास ज़्यादा है और वो तो था ही था। तो उधर के जो सिक्के यहाँ पे आए थे ना, तो वो सिक्के के ऊपर भी एक पर्टिकुलर मार्क थे, उस सिक्कों ने यहाँ पर भी उनके लिए जगह बनाई है। तो आज की तारीख में यू नो सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कुछ कुछ जगह पे लड़कियों को शादी के अंदर पुतली का हार देते हैं। ओके, इट्स एक्चुअली अ वेनेशियन डेकेट्स। इसके ऊपर एक साइड पे सेंट थॉमस का और उसका सिंबल है और दूसरी साइड पे जीसस क्राइस्ट का है। एंड यू नो वो पूरा, बट वो इतना फेमस हो गया है वो सिक्का यहाँ पर कि भाई वो शादी के लिए भाई वो पुतली की माला देने की है। तो वो पूरा बेल्ट जो है मलबार कोस्ट से लेके ऊपर Right. अप टू यू नो कोंकण तक, वो एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन हो गया है। कमिंग बैक टू द यू नो द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक, डिसाइफरिंग के टाइम पे सारा चीज़ हो गया। तो मतलब पहले करोस्टी डिसाइफर हुई, फिर ब्रह्मी डिसाइफर हुई, अब सारे अक्षर आ जाते हैं। दो पर्टिकुलर अक्षर जो है वो उसका मिल नहीं रहा था कि यार कि सबका मिल गया, तो वो दो अक्षर मिले सांची स्तूपा में, कौन से बाहर अक्षर थे? दीवार, ध और न, ओके, धम्म धम्म करके जो थे, ये दो अक्षर का जब वहाँ पर यू नो दे गॉट कि भाई ये दो अक्षर का मतलब ये हो, दिस फिट्स इनटू द यू नो ब्रैकेट ऑफ ध एंड न एंड म, तो वहाँ से फिर वो लेना शुरू किया। एंड दैट्स वेयर द होल डिसाइफर्ड द होल आई वुड से द स्क्रिप्ट। और फिर जो सैटरडे संडेज लोग बस यही करते थे, जो ऑफिसर्स थे वगैरह, चलो किधर जाते हैं, खोज के लेके आते हैं किधर क्या लिखा हुआ है, उसको बैठ के डिसाइफर करो और पेपर इशू करो। ओके, एंड दे यूज्ड टू बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। क्या आपने एशियाटिक सोसाइटी के अंदर अपने कुछ पेपर्स, आज के अंदर भी है कि भाई आप कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च Correct. करते हो और पेपर रिलीज करते हो एंड यू हैव सो मच पेपर्स, सो यू गेट अवॉर्डेड फॉर दैट। फॉर मी जो बालराम और कृष्णा का सिक्का है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very 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 important for the Indian history. I think I don't have the original ones, गांधी का नहीं है, बट मेरे पास वो दो जो राजा है उसका सिक्का है। तो Okay. इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी किसी दिन आपको दिखाऊंगा वो भी। बट यू ऑल्सो मेंशन कि वो सबसे पुराना नहीं है अबाउट महाभारत। अबाउट महाभारत नहीं, हाँ। तो अब कहीं पे एक इंटरेस्टिंग यू नो सिनेरियो खड़ा हो जाता है। ओके, सो महाभारत में जो जगहें बताई गई हैं, हाँ, अब गांधारी है, वो आज भी है, गांधार साइड, जो गांधार आज से मॉडर्न है, डे हाँ, तो कांदाहार। गांधार है, तो उसके सिक्के आज भी मिल रहे हैं। उस टाइम पे यू नो 16 जनपद थे, उसके सिक्के आज भी लिखे हुए हैं। एंड दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड बाय चाणक्य इन द लेटर स्टेजेस। पुरु राज्य वाज द फ्रेंड अलाइज विथ द कौरवास, उनके सिक्के हैं। पांचाल, जहाँ से पांचाली आती है, हाँ, उसके सिक्के हैं। ओह, हाँ, मतलब आज भी एग्जिस्ट करते हैं? आज भी एग्जिस्ट करते Okay. हैं। सो मतलब वो जगहें जो बताई गई हैं उनके सिक्के हैं, बट वो स्टोरी को इस स्टोरी से कनेक्ट करना, उसके लिए वो एक कहीं पे वो कुछ डॉट्स मिसिंग है टू से कैन टू यू नो कंफर्म कि यार ये एक्चुअली महाभारत पीरियड का है। एंड व्हेन आप जब बोल रहे हैं कुछ डॉट्स मिसिंग है, स्पेसिफिकली क्या डॉट्स है आप बता सकते हो? लाइक हाउ डू वी प्रूव, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे पूछता है, इफ आई गो, मैं अभी रिसेंटली इजराइल में था एंड जेरूसलम जब मैं गया तो आई कुड एक्चुअली सी जो हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे लेयर अपॉन लेयर है जो इंडिया में है। बट नाउ इफ समवन आस्क मी कि महाभारत को तुम प्रूव कैसे करोगे, तो ऐसे तो बोलने के लिए हमारे पास में बहुत सारे प्रूफ्स है, बट हाउ डू वी एक्चुअली प्रूव इट? फिजिकल प्रूफ में थोड़ा सा टफ है। हाँ, जो फिजिकल प्रूफ के अंदर अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है कि मैं उसको यू नो आर्कियोलॉजिकली भी प्रूव कर सकूँ कि महाभारत हैपेंड। लिटरेरी प्रूफ, यस,
बहुत सारा है, एंड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, मतलब आपको उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अगर मैं कॉइन्स को देखता हूँ तो ये अगर इंडो ग्रीक कॉइन आता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे किंग्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस के पिक्चर है जो हम वर्शिप करते हैं। सो इफ़ यू हैव टू टेक अगर मैं ग्रीक गॉड लेता हूँ, जूस को लेता हूँ, तो जूस इज़ द किंग, परफेक्ट, एंड उसका हथियार इज़ थंडरबोल्ट। अपने पास इंद्र हैं, उनका हथियार इज़ वज्र, ठीक है। सो दैट राजा राजा दोनों थंडरबोल्ट, ओके, ठीक है। फिर मैं आता हूँ लक्ष्मी जी पे, उनके पास ऑर्थोडॉक्स है ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। उनके पास पोसाइडन है विद द ट्राइडेंट, अपने पास भी अपने भगवान जी हैं विद द ट्राइडेंट। महादेव। सो वी गॉट अगर पोसाइडन को पूछूं तो अपन वरुण देवता हैं, या फिर वो तो दे हैव उनके पास भी अग्निदेव हैं, अपने पास भी हैं। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि अपने गॉड्स वहाँ गए और उनके वो गॉड्स हमने लिए, राइट। तो जैसे द इंडो ग्रीक का कॉइन्स का यही है कि भाई इसके पहले के मैंने जो सिक्के देखे ना, उधर मैंने किधर भी कोई ऐसा सिंबल नहीं देखा विच कुड रिप्रेजेंट एनी गॉड्स। इंडो ग्रीक के पहले कौन सा कॉइन्स? ये अपने जनपद के हैं। ओके। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा कोई सिक्का अभी तक नहीं देखा है जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन, या इफ आई यूज द वर्ड रिलीजन, या कोई भगवान को या किसी सुपर ह्यूमन को वर्शिप कर रहा हो। सो आप कह रहे हो कि जो 16 जनपद थे उनके जो कॉइन्स मिले हैं उस पे किसी भी भगवान का नहीं है, बट हाउ जस्ट 5 सिंबल्स ऑफ द नेचुरल थिंग्स। ओके, बिकॉज उस टाइम पे आई हैव रेड समवेयर कि पीपल यूज्ड टू वर्शिप लाइक फायर, 5 एलिमेंट्स, हाँ, तो द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स थे, करेक्ट, बस वही थे, मतलब उसी से नेचर डर गॉड्स था। जो बोलते हैं। सो हाँ, तो मेजर गॉड्स के अंदर भी ऐसा है ना कि भाई इफ यू हैव टू टेक द ह्यूमन प्रवृत्ति, तो ऐसा है कि भाई जिससे डर लगता था उसको भगवान बना दिया। करेक्ट। और जैसे ही वो डर खत्म हुआ उसको एक वाहन दे दिया। करेक्ट। एंड देन वी हैव एवोल्यूशन, तो वो भी एक अलग है, वो चल रहा है कि भाई इतने सारे देवी देवता कहाँ से आ गए, तो वो भी एक बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इवन जो हमारे वेद है उसमें भी देयर आर मेंशंस कि हम पहले फायर गॉड को जैसे पूछते थे, हम रेन गॉड को पूछते थे। जो कृष्ण भगवान वाली एक वो पूरी स्टोरी है, दैट इज अबाउट दिस सेम थिंग। सो फिर एलिमेंट्स के साथ ही चले हम। तो आज वेद के अंदर भी द फर्स्ट श्लोक का कोई भी वेद स्टार्ट होता है, इट इज कैसे बोलते हैं, वरुण देवता को, अरे वरुण क्या, अग्नि देवता को साक्षी मान के, विद रिस्पेक्ट टू अग्निदेव, एंड देन वी स्टार्टेड। करेक्ट, इट्स लाइक वी अंडरस्टैंड कि हम फॉलो करते हैं। शादी में भी तो फेरे होते तो अग्नि साक्षी मानते, तो वो चीज को लेके आज भी वी एक्सेप्ट दैट। करेक्ट, ओके, दैट इज द रीजन कि जनपद के जो कॉइन्स है वहाँ पे ये वाले हमें गॉड्स देखने मिलते हैं, नॉट लाइक कि कृष्ण भगवान है, नॉट एग्जैक्टली गॉड्स। Okay. इट इज जस्ट उसके ऊपर आप फूल पत्ते भी देखोगे, आप उनके ऊपर फूल पत्ते भी हैं, उनके ऊपर सूर्य भी है, उनके ऊपर हाथी, घोड़ा, रैबिट, डॉग्स वगैरह सारे हैं। ओके, जस्ट चक्र भी है, जैसे पर्टिकुलर सिंबल है, बस एक बार, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, बट इस पर्टिकुलर सिंबल का राजा, अगर ये सिंबल है मतलब ये राजा है। ओके, अगर ये सिंबल है तो ये राजा है। तो अशोका के 5 सिंबल्स हैं जनरली, तो वो 5 सिंबल अगर उस पर हैं तो मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये अशोका का है। उसके पीछे अगर कोई पर्टिकुलर एक सिंबल है, अगर वो आ जाता है तो बोलते हैं कि ठीक है, ये बिंबिसार का हो सकता है। तो दैट इज़ वेयर दैट इंडियन स्कॉलर्स हैव वर्कड ऑन, एंड फॉरेन स्कॉलर्स हैव आल्सो वर्कड ऑन कि भाई कहीं जाके पे इसका एक एक कड़ी उसको कंप्लीट करो। ओके, तो वो कड़ी कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो क्या बोलते हैं, खाली हिस्ट्री बात करने के लिए नहीं हो जाएगी कि भाई जो दीवार पे लिखा हुआ है वो उसको सच मानो, कि जो किताब में लिखा है उसको सच मानो। बोले ये दीवार पे लिखा हुआ है वो भी सच है, दीवार एक किताब में लिखा हुआ वो भी सच है, और यहाँ पे जब सिक्का आता है तो कि ठीक है यार, ये दोनों जो चीज़ बात कर रहे हैं वो सही है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कृष्ण एंड बलराम वाले जो हमारे कॉइन्स है, क्या ये बोलना सही है कि दोज आर द फर्स्ट रेफरेंसेस इन कॉइन्स ऑफ महाभारत? नहीं, ओके, उसके पहले भी हमारे पास, उसके पहले भी, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 600 मतलब 600 BC के अंदर जब नाम ही आ चुके थे, तो फिर वो जिस जगहों के नाम आ चुके थे तो फिर वो सिक्कों का महत्व नहीं रहता था। हाँ, ये सिक्के शायद उसने इसलिए छापे हो सकते हैं कि भाई टू गेट द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पीपल। ओके, आज अगर सपोज इफ वी आर एट वॉर विथ चाइना एंड वी लूज,
अब वो चाइनीज़ बंदा आएगा, उसके कॉइन छापेगा, पर आपको पढ़ने ही नहीं आता चाइनीज़, करेक्ट, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। राइट, बट हाँ, एक साइड पे चाइनीज़ लिखा है, दूसरी साइड में हिंदी में लिखा हो या मराठी या गुजराती जो आप समझ सकते हो, तो शायद आप एक्सेप्ट कर लोगे। करेक्ट। इट इज़ द सेम थिंग जो आपने मुझे रेड कलर वाले नोट्स बताए थे। हाँ, तो वो तो आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। ओके। तो वो शायद उसी ब्रैकेट के लिए वो पर्टिकुलर, आई थिंक सो, वो एक ही कॉइन है वैसा कोई जिसके ऊपर आप राम बलराम देख सकते हो। फिर उसके बाद बलराम के कुछ सिक्के जो हमारे पास आते हैं, यू नो वी कॉल इट समबडी विद अ प्लाउ इन हिज हैंड, हाँ, तो वो जनपद के टाइम पे है, एक आध दो सिक्का है उसका बस। बाकी उसके सिवाय देयर इज नॉट मच रेफरेंसेस ऑफ एनी गॉड्स ऑन दी पंचमार्क कॉइन्स एंड लेटर ऑन द इंडो ग्रीक कॉइन्स। लेटर Okay. इंडो ग्रीक कॉइन्स के अंदर जब इंडिया में आना शुरू हुआ, जब फ्लड यू नो इन्वेजन्स चालू हुए, लूटपाट चालू हुई या फिर लैंड ग्रैबिंग चालू हुई, तब दीज कॉइन्स वर सर्कुलेटेड, यू नो कि भाई आपको ग्रीक आता है तो ग्रीक भी यूज़ कर सकता है, अब अगर इंडियन टेरिटरी में चला गया तो ब्रह्मी लिखा हुआ तो ब्रह्मी वाला भी ले लेगा। करेक्ट। कमिंग बैक टू यू नो द फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर द इंडो ग्रीक्स लेफ्ट, वो चले गए, अपन सब अपना राज्य वापस लेना शुरू किए। चंद्रगुप्त वाला टाइम? नॉट चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद वाला उसके time। बाद वाला, ओके। चंद्रगुप्त, so चंद्रगुप्त के साथ तो जो भी होना था हो चुका हाँ। था, उसके बाद जो आना जो रह गए थे वो भी वापस चले गए। तो जो इंडियन किंग्स थे, दे स्टार्टेड गैदरिंग देयर लैंड बैक, जो थोड़े रह गए थे वहाँ, जो रुक गए थे, वो भी थोड़ा एक्सपैंड करना चालू किए। दैट्स वेयर द फर्स्ट ट्राइलिंगुअल कॉइन केम इनटू द पिक्चर ऑफ नाहापाना, राष्ट्र नाहापाना ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप्स। इसका बहुत सारा रेफरेंसेस है इस फाइटिंग विद द शाकाज ऑफ महाराष्ट्र और इंटीरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक अप टू द वेस्ट कोस्ट। In terms of years, how long back was this? आई एम टॉकिंग ऑन फर्स्ट एडी। First AD, okay. फर्स्ट एडी आज से 2000 साल पहले का। ये उस टाइम पे ये पूरा राजा की जो लड़ाई चल रही थी, उस साइड पे कि एक तरफ पे आपके ग्रीक में है, दूसरी तरफ में ब्राह्मी और करोष्टी दोनों है। कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो मैं ऐसा बोलूँगा कि इसका राज्य राइट अप फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके नीचे अप थ्रू बॉम्बे तक था। करेक्ट। या फिर लिटिल थोड़ा बॉम्बे से थोड़ा नीचे चला जाऊँ तो वहाँ तक था, क्योंकि इतना सारा स्क्रिप्ट लिखने के बाद, और वो कॉइन्स का साइज़ कोई बड़ा नहीं है, आपके अंगूठे का नखून है उसके अंदर वो राजा का चित्र है पूरा, उसका ग्रीक में क्या बोलते हैं, उसका टाइटल और उसका नाम है। दूसरी साइड पे आधा ब्राह्मी और आधा पौरोष्टी। So even the people जो ये बना रहे थे, उनकी स्किल्स क्या होंगी? एग्जैक्टली, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम दैट कि भाई आप अगर इतना छोटा सिक्का है, उसको बनाने के लिए भी आपको वो रिवर्स ऑब्वर्स सब बनाना पड़ेगा, तब जाके उसके ऊपर छाप लगेगी, तब जाके वो सिक्का। अब आप बात कर रहे हैं, अपन इतना पतला सिक्का है, वो 3 ग्राम का सिक्का है, 3.5 ग्राम का सिक्का है। अब उसके ऊपर अगर वो छाप मारनी है तो इतनी जोर से भी नहीं मार सकते कि फट जावे। करेक्ट, क्योंकि वो तो आप हाथ से प्रेस करोगे तो वो दब जाएगा। दब जाएगा। तो चांदी का सिक्का हो या सोने का सिक्का, वो ऐसा छाप चाहिए, वो इतनी छोटी डाई चाहिए, और छोटी डाई बनाने के लिए भी उतना स्किल चाहिए। तो एक एवोल्यूशन जो बोलता हूँ ना, कि उस टाइम पे वो सिक्का बताता है कि इस बंदे को इतनी नॉलेज थी, करेक्ट, एंड ग्रामेटिकली भी इतनी नॉलेज थी कि भाई वो सही सिक्का बना सके। द किंग्स यूज्ड टू पे गुड टू गेट अ गुड कॉइन डन। यही चीज़ जैसे मैं आपको बोला कि गॉड्स गॉडेसेस यू नो कॉइन्स पे आना शुरू हो गए थे। ना फर्स्ट सेंचुरी के अंदर वी केम इनटू, आई वुड से, अ ट्राइब विच वाज अटैकिंग फ्रॉम तिब्बत, द सदर्न पार्ट ऑफ चाइना, एंड उन्होंने भी बहुत अच्छा एक पूरा एम्पायर बना दिया कॉल्ड द खुशान एम्पायर। ओके, यस। एंड ये खुशान एम्पायर वाज सो रिच बिकॉज ऑफ द सिल्क रूट। वो टैक्सेस इतना लेते थे कि उन्होंने कॉइन्स सिर्फ सोने में और कॉपर में छापे हैं। आज अगर उनका चांदी का सिक्का मिलता है, इज मोर एक्सपेंसिव देन द गोल्ड कॉइन, बिकॉज वो कॉमन नहीं है उतना। कॉमन नहीं है उतना, क्योंकि चांदी की उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चांदी का लाइक ठीक है ना, बट कॉपर कॉइन जितने भी टैक्सेस वैक्सेस या जो भी छोटे मोटे देने के लिए उसके लिए, बट बाकी मेन बड़ा धंधा जो करना है वो गोल्ड कॉइन में चलता था। अब जब उन्होंने ये सब लिया ना, तो दे ऑल्सो हैड द कॉइन्स विच हैड द प्रॉपर ग्रीक यू नो लेजेंड्स ऑन इट, विद प्रॉपर ग्रीक अटायर का पूरा उनका राजा का है। और दूसरी साइड पे करोष्टी के अंदर दे हैड, या फिर ग्रीक लेजेंड्स के अंदर दे हैड द गॉडेस।
ओके अगेन वहाँ से ली हुई है फ्रॉम द यूरोप. व्हेन द गुप्ता एम्पायर रोज टू पावर, उन्होंने उनको डिफीट किया एंड व्हेन दे रोज टू पावर दे ऐसा कैसा ही उन्होंने कॉपी किया आगे. बट नाउ द फर्स्ट किंग जो श्री गुप्ता थे, उन्होंने तो वैसा, उनके शायद ही कोई गोल्ड कॉइन्स है, उनके सिल्वर के ज़्यादा हैं. बट उसके बाद के जो राजा आए, उन्होंने जो कॉपी किया है, सेम राजा का जो आउटफिट है, अटायर है, वो पहले ग्रीक में था, फिर थोड़ा टाइम बाद दे केम इनटू धोतीज. एंड अब जो राजा, जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थी, दे चेंज टू शिवा. तो वी हैव अ नंदी, प्रॉपर नंदी with the trident and everything. Pre this we had वही same nature वाले जो gods हाँ. है that. So अब हम सिक्कों पे बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट क्या बोलते हैं, द पावर और द स्ट्रेंथ ऑफ द किंगडम और ये सब नहीं. अब हम बात कर रहे हैं कि भाई राजा जो कर रहा था, राजा जो फॉलो कर रहा था, वो उसके सिक्के पे दिख रहा था. करेक्ट. सो जो अब जो फॉरेन गॉडेसेस और गॉड्स एंड गॉडेसेस थे, वो सब हट रहे थे, एंड देन वी आर फॉलोइंग आवर लोकल वंस, आवर लोकल प्रेजेंटेशंस. So from outside we have come inside the boundaries of inside the India. boundaries, and now अपन खुद का सिक्का बनाना शुरू कर दिया था. Okay. So that's where you know religious events used to happen. So that's a very particular story about समुद्रगुप्ता. Okay. अभी आपने अश्वमेघ का अश्वमेघ यज्ञ का तो सुना है. अब बहुत लोगों को यही है कि भाई अश्वमेघ यज्ञ के अंदर घोड़ा घुमाया जाता है, एंड जहाँ जाएगा वो जगह अपनी है, कॉन्कर कर रहे हो, या फिर उस जगह का जो भी उगेगा वो मेरे को देना है, यार वो जगह का जो भी रेवेन्यू है, अगर कोई गांव से चला गया तो वो जगह का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो राजा को देने का है. If it is challenged, then we go at war, and then वो आगे का प्रोसीजर आगे चलता है. What happens when the horse comes back unchallenged? इधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, वापस राजा के पास आ गया घोड़ा, अभी क्या करना है? So that horse was sacrificed. Okay. हाँ, तो वो sacrificial जो है, तो the whole story, I would say the whole event is such a way कि भाई एक सफ़ेद घोड़ा होता है, उसके साथ 3 काले घोड़े होते हैं, और 108 और अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं. और उसके साथ राजा के जो बेस्ट 300 लोग हैं वो होते हैं सोल्जर्स. वो जहाँ भी जाता है, अगर कोई चैलेंज करता है तो पहले वो 300 ही उसके बेस्ट जो होते हैं वो उधर ही निपटा देते हैं, या फिर अगर आप बोलो तो उधर ही फाइट करते हैं. देन तब तक राजा को खबर आती है. तो ये सारा चीज़ जो है, ये पूरा इवेंट, जो अगर घोड़ा वापस आ जाता है, अगर घोड़ा किसी ने ले लिया है राजा ने, तो वो सैक्रिफाइस कर देता है. और अगर घोड़ा वापस आ जाता है इन चैलेंज, तो द किंग सैक्रिफाइसेस द हॉर्स. नाउ ड्यूरिंग द सैक्रिफिशियल पीरियड, नाउ ये पीरियड मैं बोल रहा हूँ ना, अराउंड 3rd and 4th century AD, where again there is a very good rise in Vedic culture कि भाई यज्ञ करना, ये करना है. all the यज्ञ generally ended with a sacrifice. May it be a bull, may it be a cow, उस टाइम पे तो उस काउ तो नहीं होगा, बट उस टाइम पे दूसरे को एनिमल्स होंगे जो सैक्रिफाइस किए जाते थे, एंड देन इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द क्राउड, और जो भी गेस्ट आए उनके लिए. ये पूरा इवेंट जब अश्वमेघ का होता है, तो जब घोड़ा को वापस लाया था, तो उस घोड़े को आप एक तंबू से बांधते हो, या एक स्तंभ से बांधते हो, जिसके ऊपर एक कपड़ा होता है, जो केसरी कपड़ा होता है या गोल्डन कपड़ा होता है. तो वो पूरा डिटेल्ड से बताया है. नाउ द किंग डजंट सैक्रिफाइस द हॉर्स. ओके. इट इज एक्चुअली द हेड क्वीन. हाँ. तो शी इज बीन आस्क्ड टू कम, एंड जब वो आती है तो उसके लिए गोल्डन कपड़ा बिछाया जाता है, एंड तब वो आती है, और वो फिर एक छोटे से नाइफ से वो कट करती है, एंड दैट्स वेयर द होल प्रोसेस ऑफ अश्वमेघ यज्ञ एंड्स. पूरा ऐसा है ना कि अगर आप ये क्वीन का जो बात है, बहुत लोगों को नहीं पता है. जो पढ़े हैं, जो टेक्स्ट में है वो पढ़े हैं ना.
जो पढ़ते हैं कभी कभी ये भी उसको भी डिस्काउंट कर देते हैं, यार क्वीन का क्या ज़रूरत है, हाँ एग्जैक्ट, माय क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि क्वीन क्यों कर रही है ये क्वीन क्यों कर रही है। बट शायद उस टाइम पे वो क्वीन का उतना ही इम्पोर्टेंस था, क्योंकि अगर आप रेफरेंस ऑफ रामायण देखो या महाभारत देखो, आप यू नो कि भाई कुछ कुछ यज्ञ के लिए यू हैव टू हैव योर क्वीन विथ यू, करेक्ट। दैट वाज प्रोबेबली द केस। बट ये पूरा का पूरा जो इवेंट है इज कैप्चर्ड ऑन अ कॉइन। तो समुद्रगुप्ता ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये पूरा का पूरा जो घोड़े को बांधना, 3 घोड़े होना, राजा का लेजेंड लिखा, महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्ता, वो पूरा लिखा हुआ है उसके ऊपर, घोड़ा दिखाना, उसका जो पट्टा मतलब जो पोल है वो दिखाना, एक्सक्यूज मी, एंड ऑन द अदर साइड यू हैव द क्वीन स्टैंडिंग विद अ सिकल, ओके। और उस पे लिखा हुआ है अश्वमेध या परिक्रमा, ब्रह्मी में लिखा हुआ है। तो आज की तारीख में अब वो डॉक्यूमेंट जो हाथ लगा है, उस डॉक्यूमेंट को वो ट्रू कर देता है कि भाई इस सिक्के के एवज पे, यार इस सिक्के के रेफरेंस के अंदर जो उस बंदे ने लिखा है वॉट एवर, उसके बाद काफ़ी सारे अश्वमेध हुए हैं, उसके पहले भी होते रहे, बट अश्वमेध यज्ञ करके एक यज्ञ होता था, उसका प्रूफ ये उसका प्रूफ ये है। ये वही कॉइन है जो आप मुझे बता रहे थे या हाँ, वो दूसरा? ओके, वही कॉइन है। सो यू विल फाइंड उस कॉइन के ऊपर आपको पूरा घोड़ा वगैरह सब पूरा कंप्लीट दिखेगा विद द लेजेंड्स। दूसरी साइड पे क्वीन दिखेगी कैरिंग द स्टिक विद द लेजेंड्स। कैन यू शो दैट कॉइन टू द पीपल ऑन द कैमरा? So this has like वो both sides, both queen वाला sides, and हाँ, द क्वीन एंड किंग दोनों है। अरे द लेजेंड्स, द हॉर्स, okay, there's the द हॉर्स यू कैन सी, उसके आगे वो जो पोल जिस पे उसको बांधा गया है, एंड देन ऑन द रिवर्स queen. द क्वीन इज देयर। Okay, this is very interesting. Yes. तो अब फ्रॉम जस्ट अ करेंसी फॉर ट्रेड, अब हम बात कर रहे हैं सिक्का जो आजू बाजू का इवेंट्स उसके साथ गैदर कर रहा है। अब ये जस्ट सिक्का नहीं रहा, इट इज जस्ट बिकम आई वुड हैव टू पुट इट एज पीस ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। Correct. इट्स नॉट दैट के ये सिक्का नहीं मिलता है। इंडिया में इतने ऑक्शंस होते रहते हैं, 1.5 साल 2 साल में आ ही जाता है, एंड हर म्यूजियम के पास ये सिक्का है। तो देयर इज मतलब रेयरिटी का इतना स्कोप नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द लव्ड वंस। Okay. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि भाई बस ये अपने पास होना चाहिए, हाँ। न्यूमिस्मेटिक्स के पास, कि भाई नहीं यार ये बस ये वो उन सिक्कों में से है ये। Okay. यहाँ पर कहीं पे वी स्टार्टेड व्हेन द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड, गोल्ड स्टार्टेड वैनिशिंग फ्रॉम द ट्रेजरी। रीजन क्या था इसके पीछे? अब जो नए आ रहे थे ना, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, खर्चे हो जाते, तो भाई ठीक है ना भाई अभी थोड़ा चांदी का भी इशू कर दो। तो बाद में लेटर किंग्स जो थे, लेटर्स के जो थे, वो सब सारे चांदी में आना शुरू हो गए थे। ओके। एंड इसी स्टेज के बाद में इस्लामिक इन्वेजन्स शुरू हो रहे थे? हाँ, इसी बस जैसे यही बता रहा हूँ कि भाई इसी पॉइंट के अंदर हम वी वर लूजिंग आवर कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। सो दिस वाज जो समुद्रगुप्त वाला आपने कॉइन दिखाया, व्हिच ईयर वाज दिस? दिस इज 400 AD। 400 AD। एंड बिन कासिम का जो इन्वेजन होता है, दैट इज आई थिंक द फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन। फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन नहीं बोल सकता मैं, बट वो बस यही थे कि भाई वो बिन कासिम नहीं, मतलब पीछे से जितने भी लोग नेमलेस बोल दो यार, क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं जो भी हैं, वो सब पीछे से जो आए हैं फ्रॉम द मंगोल, देवर इन दे, मतलब वो वही था कि भाई उनके खलीफ का वही ऑर्डर था कि भाई आपको जितना टेरिटरीज बढ़ा सको बढ़ाओ। तो वो दैट वाज इंटेंशंस। वी हैड टिंडा रानी इन द कश्मीर, शी डिफेंडेड अस वेरी वेल। वो भी 37 ईयर्स तक रही, बट जब तक वो थी तब तक वो बस दे यूज्ड टू बॉर्डर्स को टच करके भाग के लूट के लेके जा सकते थे। बट इंडियन टेरिटरी के अंदर जो घुसने का काम किया था, आई थिंक वो तो पहले बिन कासिम ने किया था 712। हाँ, ही लेफ्ट विद दैट, बट जो टेरिटरी के अंदर मैं एक्चुअल टेरिटरी जो मैं बोलूँगा वाज व्हेन इट केम टू आई वुड से द तुगलक फैमिली।
ओके दे एक्चुअली स्टेड बैक। उसके पहले तो हाँ आए बिन लूटे, कासिम तो वापस चला गया था वापस। करेक्ट वो तो राजा बस ताहिर को वो मार के उनकी हाँ, बेटियों को किडनैप करके ले जाता देखिए है दैट करेक्ट दैट इज मतलब मैं बस उनको बस वही है कि भाई दे जस्ट केम लूटेड एंड वेंट बैक। तो हमारे एक बहुत अच्छे न्यूमिस्मेटिक फ्रेंड है, उन्होंने एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज़ किया था कि साला लूटा हमको सबने है, खाली ब्रिटिश को मालूम था कि क्या लूट के लेके जाना है। वो स्पेसिफिकली एकदम जो जो चीज़ लेके जानी है कि ये कीमती चीज़ है, ये कीमती चीज़ है, ये रखने लायक है, ये रखने लायक नहीं है, वो गिन गिन के चुन चुन के लेके गए। तो मतलब डॉक्यूमेंट भी उन्होंने किया है, इसलिए कहीं पे हमको पता है कि भाई क्या क्या था हमारे पास। इधर तो स्कोप ही नहीं था। अब आज इंडियन राइटर्स जो आ रहे हैं, इंडियन रिसर्चर्स जो आ रहे हैं, वो एक चीज़ ओपन कर रहे हैं कि भाई नहीं, दिस वाज द पीरियड अटैक्स थे एंड दिस वाज अ जेन्युइन अटैक और दिस वाज अ कॉन्कर। बिकॉज कहीं कहीं पे कुछ मंगोल्स यहाँ पर भी आए, हमने उनको हरा दिया। करेक्ट हाँ अभी हरा दिया तो उस राजा का राज्य राइट अप टू उज्बेकिस्तान था। तो मेरी टेरिटरी वहाँ तक नहीं गई थी, अपना कोई बंदा वहाँ तक नहीं गया था, बट वो वहाँ का राजा था, ही रूल्ड फ्रॉम उज्बेकिस्तान राइट अप टू, वो वहाँ का खान होगा, ही केम हियर और ही लॉस्ट। तो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऐसा बोलते हैं ना कि इंडिया का साम्राज्य राइट अप टू उज्बेकिस्तान था, बट अगेन अ ब्रीफ पीरियड। तो वापस जब आते हैं कि भाई कॉइनेज पे आते हैं, तो हिंदू राज्य के जो थे द ओहिंद के थे, सिंध के थे, तो when the Islamic guys started staying or longer in the northern parts, they started issuing their own coins. So ये जो समुद्रगुप्त वाला जो कॉइन था, that was अपने 400 AD के आसपास, okay. उसकी And बिन कासिम is 712 AD, so 300 साल के बीच में। तो उसके बीच के अंदर there was a rise of साउथ से भी बहुत रहे थे, तो विजयनगरम किंगडम से भी ऊपर आ रहे थे। सो दिस वाज सदर्न इन्फ्लुएंसर्स स्टार्टेड कमिंग इनटू द पिक्चर। उनको पता था क्या चल रहा है, गुजरात के अंदर क्या चल रहा है वगैरह सब चल रहा है, बट ये बहुत इंटीरियर्स में था। सो थोड़ा फिर से मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट हियर्स मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्योंकि ये अब पूरा देश जो था, अब धीरे धीरे देयर वाज राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स, किंग्स, क्वींस। एट वन पॉइंट क्या इनमें से किसी को भी पता था कि इंडिया की जो आज हम बॉर्डर्स देखते हैं, या जो ग्रेटर इंडिया भी हम कहते हैं, अखंड हिंदुस्तान जैसे हम कहते हैं, इनमें से किसी को भी पता था कि दिस एग्जिस्ट एंड दिस इज आवर कंट्री, या उस टाइम पे एवरीवन वाज जस्ट फोकस्ड ऑन देयर ओन एम्पायर्स? कॉइन्स के थ्रू कहीं हमें पता चलता है? हाँ, तो कॉइन्स के थ्रू का ऐसा है कि एज अ बॉर्डर, लेकिन तो इंडिया, अखंड इंडिया जो बोल सकते हैं ना अपन, अखंड भारत वाज डन 3 times ओनली। ओके। फर्स्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, करेक्ट, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके अपना अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर राइट अप टू डाउन साउथ भी नहीं है, आज की तारीख में मैं आंध्रा बोल सकता हूँ। हाँ करेक्ट। आंध्रा के नीचे तो वो अंधकार वाला ही बोलते थे कि भाई इधर करो नहीं करो वाला केस है, अगर कुछ करना है तो ठीक है। एंड इधर अप टू अफगानिस्तान से लेके नीचे अब तो बर्मा तक, बर्मा भी नहीं और नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ बर्मा, वहाँ तक था। तो ये पूरा एक जो एरिया था दैट वाज अखंड भारत फॉर वंस। सेकेंड टाइम इतना बड़ा बना अंडर अकबर। उसने भी वो स्टार्टिंग किया वहाँ से लेके गुजरात हाथ में लिया, बिकॉज गुजरात, दिल्ली सल्तनत टूट चुकी थी, छोटी छोटी सल्तनत में, तो सबको वापस जीत के वापस जमा किया राइट अप टू डेक्कन। सेम अगर आंध्रा तक आते हो तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्रा तक, उधर तक था, और आसाम तक नहीं जा पाए थे। बट अगेन द बिग चंक, इफ आई हैव टू पुट इट, was under Akbar. And third was East India Company. Okay, but East India Company also जो उन्होंने borders या let's say कि इंडिया जो उन्होंने लिया वो मराठास के बेसिस पे था, राइट? जो मराठास ने ऑलरेडी कॉन्कर्ड लैंड्स थे, एंड मराठास एक्चुअली कॉन्कर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ लाइक दैट अखंड हिंदुस्तान। अखंड हिंदुस्तान के अंदर मराठास का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है, बट दिस वाज मोर ऑफ एन अलायंस इम्पोर्टेंट, अलायंस बेस्ड, नॉट अ विक्ट्री बेस्ड। आज वो राजा लड़ रहा है, मराठास ने सपोर्ट किया, ही वन। ओके, वो राजा लड़ रहा है, राजपूत लड़ रहा है, उनके साथ हम सपोर्ट किए, वी वन। सो दैट्स हाउ वी the Maratha supported everyone. Yeah, because there is this quote, right? अटक से लेकर कटक तक। अटक से लेके कटक तक। तो अटक से लेके कटक तक, in today's पाकिस्तान से लेके अटक तक, we had the Marathas had such good hold with सबके साथ कि चलाते थे। Right. And if I'm not mistaken, Marathas मतलब they were actually good warriors, they were conquering land, but for example जैसे जब वो दिल्ली की तरफ गए तो
अहमद शाह अब्दाली जब आ रहा था तो दे एक्चुअली वो कॉन्कर करने के बाद में भी देवर लाइक कि मुगल्स को ही हम यहाँ पे वो पपेट किंग जैसे वहाँ पे बना के मोहम्मद शाह को रख के गए थे Yeah, वो yeah. तो मोहम्मद, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है मोहम्मद शाह की लाइफ का, एम्परर। अगर हम मुगल एम्परर की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता है कि भाई टोटल देयर वर 28 मुगल एम्परर्स। ओह ओके, बिकॉज हमारी टेक्स्ट बुक्स तो मेन वो टेक्स्ट बुक्स में टॉप 6 और लास्ट में बहादुर शाह जफर। हाँ, तो टॉप 6 के अंदर आपका आ जाता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर लास्ट में सीधा अपने को बहादुर शाह जफर दिखा। उसके हाँ उसके बीच के जो 21-22 जो भी हैं वो तो मतलब दे कम इन अ फ्लैश एंड वो मतलब कोई बात भी नहीं करता। उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो है जिसको मोहम्मद शाह जो है और उसको रंगीला भी बोलते हैं, वो इवेंट उसने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है कि भाई वी लॉस्ट टू दी मुगल इन्वेजन, मंगोल इन्वेजन, एंड मेरे को भी वो राजा का नाम याद नहीं आ रहा जिससे हारा था वो। तो ही केम आउट टू द रेड फोर्ट एंड ही पुल्ड आउट हिज स्वॉर्ड, और मतलब एक अफवाह फैल गई कि भाई किसी ने इसको मार दिया है, एंड द मंगोल वाज सो ऑफेंडेड कि भाई वो लाल किले पे गया, ने तलवार बाहर खींची, क्योंकि जब तक ये तलवार म्यान में नहीं जाएगी द किलिंग शुड नॉट स्टॉप। ओके। तो वो इतनी किलिंग हुई कि आई थिंक अराउंड इन अ स्पैन ऑफ 3 days 30,000 पीपल वर किल्ड। नो नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। सो आई एम गेसिंग कि मतलब द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली वो मतलब फ्लडेड होंगे विद ब्लड। flooded, nobody was spared. Finally he went, मोहम्मद शाह went with bare feet, क्योंकि भाई मेरे लोगों को छोड़ दो भाई। एंड इसमें जो लोग मर रहे थे दे वर लाइक मुस्लिम्स भी थे और हिंदूज भी थे। ब्लैंकेट, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, मारने ब्लैंकेट था, बस मारना है, इधर के लोगों को मारना है। मेरे ये अफवाह कैसे ऑन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी था ये। यस। जब तलवार अंदर गई तब वो बोला कि भाई मेरे को आपका ये कोहिनूर हीरा भी चाहिए एंड आपका पीकॉक थ्रोन भी चाहिए, और उसी के चक्कर में वो जो 1000 रुपये का जो बड़ा सिक्का है वो भी गया। ओके। तो पर्टिकुलर 5 टाइप्स ऑफ डायमंड्स वेंट, दिस पीकॉक थ्रोन वेंट, और ये सब जाने के बाद ही सब पता चला कि भाई अपने पास ये सब सामान था। विथ ये सब हिस्ट्री इसलिए न्यूज़ में जाने पड़ते हैं क्योंकि अब इन सब के सिक्के आ रहे हैं बाहर। आज औरंगजेब का बेटा कौन था बहुत कम लोगों को पता है, राइट। बट औरंगजेब ने भी एक ताजमहल बनाया था। ओह ओके। हाँ, इट्स कॉल्ड बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद। करेक्ट। अब उसको बनाने में हिज सन वाज देयर, आजम शाह, वहाँ लगाया हुआ है, प्लाक भी है, बट कोई बात नहीं करता उसके ऊपर। Again, when it comes to cruelty वाला केस है वो। Correct. And it is smaller in size if I'm not mistaken. Yeah, Very small. The structure का इतना स्मॉल नहीं है जितना बैकग्राउंड का है। अब आप आगरा में जाते हो तो जो It's like a grand thing. ग्रैंडियर दिखता है। So when it comes to coins ना, मैं वही बोलता हूँ एंशिएंट कॉइन्स के अंदर मजा इसलिए आता है क्योंकि मिस्ट्री बहुत है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया कुछ देखने को मिल जाता है उसके अंदर। कोई नया राजा का नाम होगा या नया सिटी का नाम होगा उसके अंदर। मुगल कॉइन्स के अंदर आपको ग्रैंडोर दिखता है, गोल्ड के मोहर्स, उनके हर सिक्के का लिखा हुआ था, जहांगीरी था, सवाई था, 20% इंक्रीमेंट, 25% इंक्रीमेंट, चरण थे, दर्ब था, तो अलग अलग सिक्कों के नाम दिए हुए थे। तो व्हेन इट कम्स टू द नेमिंग ऑफ द कॉइन्स, और उसके साथ साथ अपना डायलेक्ट भी चेंज होते गया। राइट। अब डायलेक्ट के अंदर कैसे मैं बोल सकता हूँ कि वो जो डेली भाषा के अंदर जब पैसों का जिक्र होता था ना, तो मुहावरे भी बनना शुरू हुए। उसके अंदर एक फेमस वाला जो है, क्या दाम है इसका, आज भी यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न साइड में पूछ था कि क्या दाम है इसका, तो दाम इज़ एक्चुअली अ 20 ग्राम कॉपर कॉइन। ओके। हाँ, तो क्या दाम है इसका? इट मींस लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछ रहा हूँ इसका क्या दाम है इस पेन का, एंड यू वुड से कि 3 दाम या 2 दाम। ओके। तो दाम इज नॉट द वैल्यू, द दाम इज एक्चुअली द नेम ऑफ द करेंसी व्हिच इज बीन यूज्ड। इंटरेस्टिंग। तो उसके साथ रुपया का भी वर्ड उधर से आया था, बट कहीं पर भी आई हैव अ फीलिंग कि द वर्ड रुपया actually came from a very ancient word ruperi. So here's audience को context देने के लिए, it is widely believed कि शेरशाह सूरी ने रुपया वाला टर्म लाया था, and then he made that coin and everything. Yes, रुपया वाला, yeah, right? that is widely one and which is documented one also. Okay. ठीक है. Now when it comes to ancient text,
we have been speaking about words like soneri or ruperi. Okay. Soneri means golden, ruperi means silver. Now we still do not know कि भाई जो निष्का जो word use कर रहे थे, it is a part of a jewelry or a jewelry or a coin. Okay. तो अगर वो coin है, then it will fall into the bracket of the word ruperi or the rupiah came way before Shershah Suri. Okay. हाँ. This is interesting again. So again, you know, मतलब इतना सारा debatable है ना when it comes to just the text and Correct. the documented text or confirmed text. ये भैया वो बड़ी thin line है to you know prove something. True. अगर उसका कुछ ऐसा का ऐसा कोई कॉइन बाहर आ जाता है, तो जैसे शेर शाह सूरी है, इस्लाम शाह सूरी है, उन्होंने उनका कॉइन जो है उसके ऊपर पूरा उर्दू में लिखा हुआ है, बट एक लाइन के अंदर खाली उन्होंने शेर शाह सूरी लिखा हुआ है. एंड आपने मुझे एक और बात बताई थी कि जैसे जो मोहम्मद बिन तुगलक था, अगेन अ रेवोल्यूशनरी पर्सन इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स एंड एवरीथिंग, इसके पीछे क्या रीजन है? तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 100 मतलब 1000. एंड मोहम्मद बिन तुगलक इज बिफोर शेरशाह सूरी बिकॉज़ yes this is Delhi Sultanate and this is the Correct. the So- latest ending of Delhi Sultanate. तुगलक died somewhere like 1350s, हाँ, if I'm उसके not पहले, mistaken. हाँ, शेरशाह हाँ, सूरी died 1545 yes. and then छत्रपति शिवाजी महाराज 1680 something, हाँ. right? तो when मोहम्मद बिन तुगलक came to power, he said कि भाई चांदी का सब सिक्का को मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ into copper coins. तो वो तब सिक्के का नाम चलता था टंका. हाँ, करेक्ट. तो चांदी के जितने भी टंका है उसको अब आप मिंट पे लेके आओ एंड कन्वर्ट देम टू कॉपर कॉइन्स. तो हर चीज़ जो चांदी की थी अब कॉपर में. तो मतलब टके सिर भाजी टके सिर ख्वाजा. तो आप जो चांदी का सिक्का है तो उसको भी टंका वैल्यू ही दिया है, बट वो अभी कॉपर का है. ओके. तो आपको चांदी की चीज़ जो थी अब वो कॉपर में मिल रही है. ये एक्सपेरिमेंट जो था फेल्ड, क्योंकि लोग उनके चांदी के सिक्के लेके आए, इन्होंने उनको कॉपर का सिक्का दिया जो आपको फ्रीली ट्रेड करना है. अब दे डोंट कम विद द सिक्योरिटी फीचर, तो लोग घर में छापना शुरू कर दिए. वही तांबे का सिक्का लेके आते थे, बोले कि साहब मैं तो अभी फॉरेन जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर ही आपका चलेगा नहीं, तो आपको मेरे को चांदी का सिक्का देना पड़ेगा. तो घर से तांबे का सिक्का लेके जाते थे, सामने ट्रेजरी में से चांदी का सिक्का लेके जाते थे, इधर घर से कॉपर का लेके गए, चांदी का लेके आए. तो वो धीरे 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 वो सारा कवर करके इन द स्पैन ऑफ 3 years ही लॉस्ट ऑल द वेल्थ व्हिच वाज देयर passed on to him, and that's where you know the people also understood कि भाई अब इसको निकालना पड़ेगा. तो फाइनेंशियली भी कभी कभी एक, मैं इसलिए उसको रेवोल्यूशनरी बोलूँगा कि ही केम अप विद द वर्जन ऑफ का इंट्रिंसिक वैल्यू करेंसी. जैसे आज की तारीख में स्टेनलेस स्टील है, आज हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते थे, इसके साल भर पहले, अरे मतलब थोड़ा टाइम पहले कॉपर निकल का था, थोड़ा टाइम पहले सिर्फ निकल का था. तो वो है तो 1 रुपया ही. आज ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपया ले लो तो वो चांदी का 11 ग्राम है. करेक्ट. और आज की तारीख के अंदर वो निकल का है या फिर स्टेनलेस स्टील का है, और उसका साइज़ भी छोटा होते जा रहा है, जस्ट टू मेक टू अंडर कि भाई इसका डुप्लीकेशन नहीं हो सके. आइडिया अच्छा था. आज मेरा रुपया है, मेरा सिक्का है, तो वो चलना ही चलना है. तो सर्कुलेशन में रहे और एक्सेप्टेड रहे, इसलिए वो टाइम एंड ऑफन वो गवर्नमेंट उसको चेंज करती रहती है. राइट. अब ये सिक्के का जो इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए है, मैं बताता हूँ कि वाई ओनली कॉइन्स. एक पहलू जो कॉइन का दिखता है ना, वो ये है कि भाई वाई कॉइन्स वर टेकन सो सीरियसली. आज की तारीख में अगर मेरे को पूछो तो आर्कियोलॉजिकल के फाइंडिंग के हिसाब से सिक्का बस मिलना चाहिए, क्योंकि डेट आती है. बाकी न्यूमिस्मैटिस्ट जो वर्ड हम यूज़ करते हैं कि न्यूमिस्मैटिक के अंदर उसका कोई इतना आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई हायरार्की में नहीं है. टुडे इन द लास्ट डेकेड वी हैव रिजन हाई, बट उसके पहले तो क्या सिक्के वाला है यार, ठीक है ना यार, सिक्के वाला है ना, जो ना सिक्का पड़ा होगा ठीक है, बट हाँ यही कोई मूर्तिकार हो, यही कोई स्क्रिप्ट रीडर हो, तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस अच्छा मिलता था. सिक्के का इम्पोर्टेंस पता चलता है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल और उस टाइम पे, क्योंकि राजा कभी बदल जावे, कौन है वो पता नहीं चलता था. अब लोगों को पता करना है तो क्या करना है, आज मैं यहाँ पर हूँ, राजा बदल गया, मेरे को पता कैसे चलेगा.
to prove his authority as the new king, the Mughals used to get two things done. First, फ्राइडे नमाज के अंदर वो कुतबा पढ़ते थे. हाँ. जामा मस्जिद में जो फ्राइडे नमाज के लिए जब लोग आते थे तब वहाँ पे कुतबा पढ़ा जाता था कि आज की तारीख में ये राजा है. एंड द सेकेंड डोमिनेंस वो सिक्का. ये दो चीज़ अगर आती थी तो दैट इज टू एस्टैब्लिश दैट पर्सन एज द किंग. लड़ाई हो जाती थी फिर बाद में वो मतलब ऐसे अभी जैसे औरंगजेब थे, व्हेन ही लॉस्ट हिमसेल्फ, राइट. ऑल हिज सन्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स किंग्स. मुराद बख्श जो करेक्ट. उनके इसमें तो फैमिली फ्यूड से था ही है. तो फिर जब जो जिधर बैठा था उसने उसका कॉइन छाप दिया उसके अंदर. ओके. सो ऐसा भी होता था लाइक फॉर एग्जांपल शाहजहां या लेट्स से कि बाबर ही, जब बाबर किंग बना इंडिया का, अंडर हिम जो उसके बेटे थे जितने भी, ऑल ऑफ देम मिंटेड देयर ओन कॉइन्स जस्ट टू प्रूव कि हमारे फादर के हाथ में वील बी द किंग. नो, जब तक राजा थे, जब तक किंग इज अलाइव तब तक नहीं. आफ्टर द डेथ फिर वो कोई हिम्मत नहीं करता था. सो देयर इज एन इंस्टेंस वेयर औरंगजेब फेल्ट कि भाई माय सन्स आर एक्चुअली द थ्रेट टू माय लाइफ. हाँ, ही गॉट देम किल्ड. करेक्ट. यस यस. सो कोई भी प्रिंस वो रिस्क नहीं लेता था. बिकॉज देयर वाज दिस स्टोरी व्हिच आई रेड समवेयर कि औरंगजेब का एक बेटा था हु वेंट टुवर्ड्स द राजपूत्स फॉर द उनसे हेल्प लेके, एंड देन ही आल्सो केम टू द मराठास. बट देन औरंगजेब सेंट अ लेटर एंड फिर वो फ्यूड हो गया एंड ही गॉट हिम किल्ड एंड एवरीथिंग. नॉट इवन किल्ड, एग्जाइल में चला गया वो इंडिया के बाहर कहीं. यस. तो वही बोलते हैं कि भाई जैसे बोले कि भाई हज के लिए भेज दिया. दैट वाज द टर्म व्हिच वाज यूज्ड. बाकी या तो फिर रादर देन कभी कभी रिवोल्ट हो जाता है कि भाई हमारा वो फेवरेट था और ये ऐसा कैसा हो गया. तो वो नहीं कि हज के लिए गए. तो दैट वाज अंडरस्टूड कि नाउ नॉट कमिंग बैक. ओके. तो व्हेन इट कम्स टू औरंगजेब एज यू सेड, अब हम बात कर रहे हैं राइट फ्रॉम 800 AD से लेके अप टू औरंगजेब, इंडिया इज फुल्ली यूजिंग उर्दू एज द स्क्रिप्ट. करेक्ट. हाँ, इस्लामाइजेशन ऑलमोस्ट हो चुका था. पर्शियन स्क्रिप्ट वाज ऑल ओवर द प्लेस. राइट डाउन साउथ अंदर भी था, हर जगह पे वही चल रहा था. मुझे बीच में शिवाजी जी आते हैं. करेक्ट. छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं. करेक्ट. एंड देन द अफजल खान एपिसोड हैपेंस. करेक्ट. 1600s में उनका राइज हो रहा है ये. तो 1600 था. छत्रपति शिवाजी महाराज ओनली स्टेड फॉर 4 years एज द छत्रपति राजा, एंड देन ही करेक्ट. उसके पहले तो ही वाज फाइटिंग एंड कॉन्करिंग एंड एवरीथिंग. आई थिंक उनका कोरोनेशन, आई फॉरगॉट द डेट, 1980s के, अरे 1680s में. हाँ, 1681 में ही वाज कॉरोनेटेड. 1684 ही एक्सपायर्ड. नाउ the thing was कि when he came to power ना, he issued his own coins. Now उनके significance of that coins was actually a defiance coin. सब जगह पे ये पर्शियन स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं. राइट. शिवाजी महाराज का सिक्का आता है विद देवनागरी. छत्रपति राजा शिव. छत्रपति ऑन द फ्रंट साइड, ऑन द अदर साइड इट्स राजा शिव. इवन उनका जो वो सिंबल था, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट उसके ऊपर भी ही चेंज्ड इट टू संस्कृत. द स्क्रिप्ट द डायलेक्ट चेंज टू संस्कृत. यस. और द स्क्रिप्ट इज मोडी. करेक्ट. यस. तो एक पावरफुल एम्पायर के सामने वो खड़े हुए. दैट इज व्हाई दैट वो बंदा खड़ा हो सकता. पावर शोज. एंड उससे भी ज़्यादा क्या था कि पीपल एक्सेप्टेड हिम. अब उसने भी 10 ग्राम के सिक्के इशू किए, वाइडली एक्सेप्टेड वगैरह सब. ये पीरियड के अंदर इवन द ब्रिटिश वाज देयर. दे हैड आल्सो एंटर्ड इंडिया. दे न्यू शिवाजी. उन्होंने शिवाजी से मार खाई हुई है सूरत में. सो दे न्यू हाउ शिवाजी वाज अ थ्रेट. करेक्ट. बट दे वर लूजिंग लॉट ऑफ मनी ऑन कन्वर्जन्स. आज मेरे को अगर मैं फॉरेन से पैसा लेके आ रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लोकल करेंसी में, तो मेरे को बहुत सारा टैक्सेस देना पड़ रहा है. कहीं कहीं पे ऑलमोस्ट डबल था. कॉपर कॉइन्स के अंदर थोड़ा कम था, बट सिल्वर कॉइन्स के अंदर तो काफ़ी हाई था. So they went to शिवाजी, ब्रिटिश एक्चुअली, कि भाई हमको भी हमारा कॉइन छापना है. तो शिवाजी सेड कि भाई हाउ कैन दैट हैपन. बट स्टिल समवेयर शिवाजी वाज नॉट सो पावरफुल इनफ टू टेल देम नो ऑल्सो. तो ही सेड कि छापना है तो छापो, बट पीपल शुड एक्सेप्ट ना. इफ पीपल विल एक्सेप्ट देन तो फिर आई कैन नॉट स्टॉप यू. तो देयर इज नो पॉइंट इन So the British actually minted their own coins. तो बॉम्बे का खुद का पैसा है. ये हमें ईयर पता है कौन सा था? I'm talking about 1870s. 1670s के आसपास. I think 1674 the coronation happens. 1680 he dies.
और उसके जस्ट पहले ये हो रहा है. उसके पहले ये हो रहा है. एंड दिस इज वेयर इवन बॉम्बे वाज गिवन टू द ब्रिटिश. ओके. उसके पहले सूरत में वो छापते थे हाँ. when they defeated the Portuguese and then बॉम्बे जब डाउरी में आया देन दे वेंट टू द क्राउन कि भाई अभी आपके पास आया तो हमको ये उसमें दे दो, रेंट पे दे दो. सो उन्होंने यहाँ पे जब मिंट बनाई तब वो तो बॉम्बे का खुद का पैसा चलता था. एंड इट वाज 30-40% हायर देन दी वेट देन दी एक्चुअल मराठा कॉइन. तो पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वो 30% 40% डिस्काउंट नहीं दिया, बट ज़्यादा कॉपर डाल के वो सामने लेने को जाए. तो वो एक बंदे का जो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पावर दिखाना था, दैट वाज देयर इन द कॉइन. उनके हॉर्न्स जो मिलते हैं जो कॉरोनेशन के टाइम में, एक्सट्रीमली रेयर. एक्सट्रीमली रेयर. मतलब आई थिंक मैंने मेरे लाइफ टाइम के अंदर आई थिंक अभी तक मैंने 4 ही देखे हैं. ओके. हाँ, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. वो 3.5 ग्राम का है विद विजयनगर किंगडम का वेट स्टैंडर्ड से. 2 ही टाइप के आते हैं. एक अराउंड 1/2 ग्राम का है, छोटा सा है, और एक 3.5 ग्राम का है. एंड वैल्यूएशन इज़ वेरी हाई. करेक्ट. छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय ने उनका रेप्लिकास बनाए थे. वो रेप्लिकास भी अच्छे खासे टफ है मिलना वो सब. ओके. हाँ, इंटरेस्टिंग. बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग. जो हम बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया इस्लामाइजेशन हो चुका था. वी हैड लॉस्ट आर हिंदूनेस या हिंदुत्व, जो भी आप कहना चाहे उस टर्म को. वी हैड लॉस्ट दैट. देन दिस पर्सन कम्स इन, कॉइन्स में चेंज होता है. इवन उनकी राजमुद्रा जो है वो संस्कृत में आती है. यस. इनफैक्ट उनके मम्मी पापा भी जो लेटर्स वगैरह भी ऑफिशियल लेटर्स जो हो रहे थे वो पर्शियन या उर्दू में थे, उसको भी वो चेंज करते हैं टू संस्कृत. सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग. एंड अब तक हमने ये वाली बात की नहीं थी कि संस्कृत वॉज ऑल्सो बीइंग यूज्ड. So this is a very interesting note. Sanskrit नहीं लगता. There's not the Sanskrit. I would use it the Sanskrit word, but actually the local language अगर आपको पूछना है तो not कोंकणी में बोल सकता हूँ, या फिर today's context मराठी. Correct. Since we are in Maharashtra, but Sanskrit was actually the ऑफ द कोर्ट, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. जैसे वकील लोग तो बात करते हैं ना कोर्ट में, कैसा बात करते हैं. संस्कृत वाज बेसिकली यूज्ड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज. उसके बाद जो नीचे आता था ना, फॉर द जनरेशन हैज बीन अर्धमगधी यार फिर प्राकृत है यार, ये वो सब यूज करते थे. संस्कृत वाज पॉलिश्ड फुल्ली वोकैबुलरी एकदम. जैसे अभी हिंदी में भी अगर आप नॉर्दर्न में जाओ तो अलग डायलेक्ट है, महाराष्ट्र में अलग डायलेक्ट है, प्योरेस्ट फॉर्म. सो उसको बहुत कम लोग यूज करते थे. एलिट्स के लिए मे बी नॉट, हाँ, बहुत कम लोग ही यूज करते थे. नीचे वाले सब खुद का वर्ड डाल के उसको बरोबर करते थे. बिकॉज हर जगह पे है ना कुछ शब्द नहीं है. जैसे इफ यू हैव टू टेक मराठी के अंदर वी डू नॉट हैव अ वर्ड फॉर एवलांच. हाँ, ओके. जबकि हिंदी के अंदर है. अब वो रीजनल है. अब किसी ने जब बर्फ ही नहीं देखी है वो हिमपात वर्ड लाएगा भी नहीं. करेक्ट. अब महाराष्ट्र में तो बर्फ किसी ने देखी नहीं है, तो वो वर्ड ही नहीं आएगा उनके वोकैबुलरी में. सो यूजिंग सच अ पॉलिश्ड वर्ड वाज नॉट एक्सेप्टेड. वो आप जो लोग सामने आदमी जो समझ पा रहा है वो उस टाइम के लैंग्वेज यूज होना शुरू हो गई थी. बट यस, गेटिंग बैक द ओल्ड लैंग्वेज बैक ऑन ट्रैक वो शिवाजी महाराज. राइट. एंड वहीं से फिर वापस से लाइक वी स्टार्ट द सी द राइज की किस तरह से अगेन द रिलीजन हिंदुइज्म इट राइजेस, क्योंकि ही हैड की स्वराज्य की बात उन्होंने की. तो दैट इज वेयर इट ऑल बिगिंस अगेन एंड वी आर हिंदूज टुडे बिकॉज ऑफ दैट परहैप्स. विद शिवाजी महाराज वो कौन जितने इम्पोर्टेंट थे. मुगल्स का अब तक ऑलमोस्ट ख़त्म होना हो चुके थे. विद ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग डिवाइडिंग इंडिया इन 3 parts. Bombay presidency, Madras presidency and Bengal presidency. Right. They also did not come here to actually rule. वो तो बैटल ऑफ पलासी का, हाँ, वो बैटल ऑफ पलासी में वो जीत गए. उसके चक्कर में द अमाउंट ऑफ लैंड विच दे गॉट, करेक्ट, दे हैड नो आइडिया. अगर वो पलासी वाला हार जाते तो हिस्ट्री बहुत अलग होती. बहुत एकदम उधर ही वो चैप्टर उधर ही खत्म हो जाता था. करेक्ट. सिराजुद्दौला से जीत गए, इसलिए फिर वो वी हैव अ डिफरेंट एब्सोल्यूट डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. एंड दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जो सिराजुद्दौला को वो जो धोखा मिलता है एंड ऑल ऑफ दैट, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग अगर किसी को पढ़ना है कभी तो. हाँ, वो भी है. उसके अंदर भी मैं वही बोलता ना, मतलब वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ तारपोलिन. तो वो स्टोरीज के अंदर भी है. आप अगर आप आगे पढ़ो तो उसके अंदर वही आता है कि भाई
मतलब दोनों साइड पे लग चुके हैं, ये भी रेडी है, सरजीत दौला भी है, इसके पास 2 लाख के ऊपर का है, ही इज गोना कल सुबह तो वाइप आउट कर देगा ब्रिटिश को। और ये बंदा भी है कि कल सुबह तो अपना ख़त्म ही है चैप्टर। वो उसी रात को बारिश होती है। अब बारिश होती है तो इनको पता था कि इनको गन पाउडर खुद का संभाल के रखना है, इन्होंने ताड़पत्री से कवर करके रखा ब्रिटिश ने, और इन्होंने नहीं किया। अगले दिन सुबह इनकी गन्स फायर नहीं हो रही है, इसकी गन फायर हो रही है। तो दैट्स वेयर पूरा वो तख्ता पलट हो जाता है। फिर बाद में मीर जाफ़र का केस वगैरह है वो फिर दैट गोज इनटू द प्रॉपर डिटेलिंग। बट कहीं पे भी मतलब कहीं पे इनका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है कि जोग्राफिकली यार कहीं पे कुछ हुआ ऐसा जिसके कारण वो हिस्ट्री नहीं तो बदल जाती थी। तो coming back to the Maratha coinage and then the British East India Company coming into the picture. East India Company ने भी औरंगजेब के टाइम पे एक पर्टिकुलर कॉइन छाप दिया जिसके ऊपर उन्होंने क्वीन इंग्लैंड और उसका नाम से छाप दिया। एंड व्हेन औरंगजेब केम टू नो अबाउट दिस ही वाज वेरी एंग्री। बोला कि इसको तो अभी हटाना ही है रातों रात। उनके राजा रानी का मेरे यहाँ पे एक छाप के क्या एंड सेम अगर इफ यू लुक एट जिसको पढ़ने आता है ही कैन रीड इट, बट जिसको नहीं पढ़ने आता वो तो सोचेगा कि भाई पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन है। बट दैट बैकफायर्ड फॉर ब्रिटिश सो बैड दैट दे वर लाइक कि नहीं यार पहले तो उर्दू में ही छापने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने शाह आलम II के ही नाम के अंडर द परमिशन अंडर द रूल ऑफ शाह आलम सिक्का मुबारक बादशाह गाजी शाह आलम, और वो पूरा उस हिसाब से कॉइन छापे हैं। इट इज़ लेटर व्हेन दे चेंज के भाई ठीक है एक साइड पे उर्दू रहेगा, दूसरी साइड पे हम हमारा इंग्लिश लेके आ रहे हैं या ग्रीक लेके आ रहे हैं। तो दैट्स वेयर द बॉम्बे पैसा का जन्म हुआ है। दैट्स वेयर दे फर्स्ट टुक द लिबर्टी के भाई दोनों साइड पे इंग्लिश आएगा। उसके पहले के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चांदी के हैं all presidencies में, but to the under the banner of Shah Alam. The same thing used by the Marathas also for after Shivaji पेशवाज ने भी जितनी संख्या के ठीक है भाई उसका नाम रहेगा ठीक है अंडर हिम। They never came right into the picture. Correct. Because they knew they had power. वो puppet kings की तरह exactly. उन्होंने बस सब जगह पे अपने अपने बंदे लगा के रखे थे एंड एवरीथिंग वाज अंडर द मराठा किंगडम। देयर आर फ्यू पीपल हु एक्चुअली टुक इंडिया एज अ प्लेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। ओके। एंड इट वाज नॉट जस्ट द ट्रेडर्स। एक जनरल आया फ्रॉम पोलैंड हॉलैंड डच एंड इधर आके ही वॉज वर्किंग फॉर द मराठास। ओके। हाँ एंड ही वॉज डिफेंडिंग आगरा फोर्ट। सो ये पेशवास के टाइम की? हाँ ये पेशवास के टाइम की बात है। एंड वाइल डिफेंडिंग द आगरा फोर्ट ही इशूड द कॉइन्स इन हिज नेम। तो वो पर्टिकुलर कॉइन जो है विद फ्लिंट लॉक गन ऑन इट मराठास का है, अंडर द नेम ऑफ मराठाइज ही है, बट उसने खुद के नाम का वो सिक्का निकाला था। बट ये मतलब अलाउ कैसे किया? हाँ तो वो इसका यही था कि भाई कि इटू का परमिशन कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया का मैं ही देखता हूँ पूरा सब आगरा के आसपास का, तो मेरा नाम का अगर सिक्का चलेगा तो वो बेटर रहेगा। पेशवाज एंड दे वर ऑल एक्सेप्टेड कि भाई मेरे ट्रेजरी में इतना पैसा आना चाहिए, आई एम ओके विद दैट। ओके। ये राजा का ये नाम चले यार वो नाम चले, डजंट मेक अ मैटर। सो दैट्स इज वेयर एक बाहर का फॉरेनर इंडिया आता है, ही हैज़ द रैंक्स ऑफ हायर रैंक इन द मराठा किंग एंड ही इज फाइटिंग विद द मुगल्स और द नॉर्दर्न फ्रंटियर वाले से बात मतलब नॉर्दर्न लोगों से लड़ाई कर रहा है। ही लॉस्ट मतलब वो हार जाता है, ही लूजेस द आगरा फोर्ट। उसके बाद उसकी वाइफ आती है कि यार मेरे को भी एक ताजमहल बनाना है। तो एक लाल ताजमहल भी बना हुआ है इन आगरा एंड इट इज़ अ फैक्ट। आगरा जो भी जाता है वाइट ताजमहल देख के आता है, वहीं से बोलते हैं कि एक और ताजमहल का प्रीमाइसेस बनाने का ये बातचीत चला जा रहा है। बट देयर इज़ ऑल्सो अ रेड ताजमहल इन आगरा विच वेरी फ्यू पीपल नो विच द वाइफ मेड फॉर हिज हस्बैंड। उसके कॉइन्स आते हैं ना तब तो ऐसा फैसिनेटिंग होता है ना देखने के लिए क्योंकि रियल ताजमहल वाइट वाला वो हस्बैंड ने अपने वाइफ के लिए बनाया। रेड ताजमहल वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बनाती है। तो ऐसा काफ़ी
अब बोलूँ मैं, स्टोरीज है ना कि भाई इंडियन कॉइनेज इतना सारा होल्ड करके रखे हुए हैं कि पूछो मत। ताजमहल भी सेल पे था हाँ करेक्ट, वो तो उसका। स्कैम जो हुआ था। नहीं, ये अच्छा, तो दिस इज डिफरेंट। दिस इज डिफरेंट। ओह आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट वो जो स्कैम हुआ था एक। नहीं, ताजमहल भी सेल पे था एंड इट इज मतलब आई मीन आई थिंक 2-3 साल पहले ही इसका रिकॉर्ड्स में से आया, आर्काइव्स में से बाहर आया है। ओके, सम इंडियन प्लीज टेल लेडी, मी अबाउट दिस। so Indian lady did the research and I forgot the name, and she came out कि भाई नहीं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी had decided to sell the Taj Mahal also, अच्छा, और उन्होंने उसकी बोली भी लगाई थी। ओह और तो फतेहपुर सीकरी का जो शाही इमाम था, शाही हमाम सॉरी, तो उसको बेच के जो मार्बल के पैसे आए थे तो उनको ऐसा लगा कि यार मार्बल के भी पैसे आते हैं तो ताजमहल को भी बेचते हैं, ओके, तो उसकी भी बोली लगी। एंड बोली लगी के अंदर एक लक्ष्मीचंद जैन करके थे, उन्होंने 2 लाख रुपए में वो खरीद लिया था। हाँ ओके, हाँ, एंड ब्रिटिश वर नॉट, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स वर नॉट हैप्पी, कहने यार 2 लाख रुपया कम है। री ऑक्शन होगा, हाँ री ऑक्शन हुआ, फिर वापस बोली लगी 7 लाख रुपए में। अगेन द बायर वॉज लक्ष्मीचंद जैन। ओके, एंड देन लगे ठीक है यार, बिक गया तो बिक गया है, बट फिर बाद में दे हैड थोड़ा सा क्या बोलते हैं को, लोगों का सेंटिमेंट समझ में आ गया कि यार ये अगर बेचा ना तो राइट्स हो जाएंगे, तो कुछ भी होगा, तो देन दे स्क्रैप्ड द होल आइडिया ऑफ सेलिंग, लक्ष्मीकांत जैन एक्चुअली परचेज्ड इट। परचेज। और उस टाइम का जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गोल्ड मोहर है ना, तो वो इट्स अ गुड थिंग टू बाय एट दैट टाइम, यू नो लाइक, मतलब पेमेंट तो इसी में जानी थी, हाँ तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री एट दैट पॉइंट। मतलब अपन जब अपन लाखों रुपए की जब बात कर रहे तो लाखों रुपए होने भी तो चाहिए ना। करेक्ट, आज मैं ये बोलूँ कि भैया 50 मिलियन 200 मिलियन 500 मिलियन, अरे बाबा 500 मिलियन होना तो चाहिए ना, करेक्ट, तब जाके तुम उसको चुकाएगा यार, किधर से जमा करके लाएगा, अगर सर्कुलेशन में होगा तो तुम जाके देगा उसको। राइट, आई एम नॉट टॉकिंग फॉरेन क्रेडिट या क्रेडिट पॉलिसी, तो एक्चुअल कैश था। क्रेडिट का तो समझो वो जब वो करेंसी नोट्स आई तभी इंट्रोड्यूस हुआ वो क्रेडिट वाला के, तब तक तो एवरीबडी यूज्ड टू कैरी कैश, करेक्ट, वो ही बिजनेस चलता था। तो एक पीस जब मैं जब कॉइन कलेक्ट करता हूँ तो आई एम जस्ट नॉट लुकिंग एट कि भाई ये कॉइन कितना महंगा है यार, कितना वैल्यू का है, या फिर क्या बोलूँ मैं उसके अंदर यार कि भाई आदमी कॉइन ऐसे ही नहीं छाप देता, देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड इट, एंड आई लाइक टू अनलॉक दैट स्टोरी। तो वो जो मज़ा आता है, वो जो किक मिलती है ना हम लोगों को एज ए न्यूमिस्मैटिस्ट के, भाई यार इसके पीछे कुछ तो राज है, अब उसका बाहर निकालते राज, तो वो एक राज निकालते रहता हूँ, और बस वो एक मज़ा आते रहता है, एज अ न्यूमिस्मैटिस्ट हम करते रहता है। करेक्ट। एंड दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग, मतलब जितना भी अभी तक हमने कॉन्वर्जेशन किया है, दिस इज़ लाइक कि वी ट्रेस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिस्ट्री थ्रू कॉइन्स, करेंसीज, नोट्स। दिस इज़ फैसिनेटिंग। एंड जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, यू टोल्ड मी अबाउट जो चाइना में वो जिस तरह से पेपर्स निकले थे, जो नोट्स के पहले नोट्स हम कह सकते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मुझे कभी पता नहीं था कि ये सब इतना इंटरेस्टिंग होता है। पेपर करेंसी का जो आइडिया आया ना, वो इतना, द बैंक्स एक्चुअली वर बिग हैंड इन एक एवोल्यूशन को, आप बोल सकते हैं ना, मैं उसको कैसे बोलता हूँ कि आदमी को एवोल्यूट करने में ना बैंक नोट का बहुत बड़ा डिफरेंट एक इम्पोर्टेंस है। मैं उसको इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि एक वर्ड उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है जिसने इंडिया जैसे ऐसे ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन को सपोर्ट किया, और इमोशनल सपोर्ट उस हिसाब से था, बिकॉज दैट सपोर्ट था, एंड दैट वर्ड वाज प्रॉमिस। करेक्ट, आई प्रॉमिस टू पे आई दिस। प्रॉमिस। नाउ दिस प्रॉमिस वर्बली बहुत हुए, डॉक्यूमेंटेड भी हुआ कि मैंने तुमको लिख के दिया चिट्ठी के भी, मैं तेरे को दे दूंगा वो जगह, बट नाउ आई वाज गेटिंग अ प्रॉमिस व्हिच वाज सो जनरल दैट एवरीबडी वाज एक्सेप्टिंग इट। वो प्रॉमिस किसी को भी दे दूं ना मैं, तो वो है। करेक्ट, आदमी को वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट वी हैव अंडरस्टूड कि यार ये तो राइट, धंधा बढ़ा भी सकता है ये। तो दे स्टार्टेड टेकिंग देयर मनी टू द बैंक, और वो बैंक से वो प्रोमिसरी नोट लेना शुरू किया, वो करेंसी नोट्स आनी शुरू हुई। कहने कि ठीक है, अगर ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, तो सीधा एक फोल्ड किया, जिधर जाऊँ तो लेके चला जाता। कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा ट्रेडिंग हुआ है कि यहाँ से मेरे को कलकत्ता 100 रुपये भेजना है, तो मैंने वो नोट फाड़ दी, वो नोट फाड़ दी, फोल्ड करके वो फर्स्ट पोस्ट में डाल दी, तो वो वहाँ पहुँच जाती है समझो कलकत्ता,
वो बंदा वापस लेटर लिखता है कि भाई पहला नोट मिल गया है, दूसरा भी भेजो। तो दूसरा नोट भी फिर दूसरे में भेजता था। वहाँ वाला बंदा उसको वापस लेके चिपका के बैंक में प्रेजेंट करता था और उसके अकाउंट में वो ओह ओके। हाँ। तो मेरा मजा आता है कि जब मेरे को पूरी नोट मिलती है तब मेरे को इतना मजा नहीं आता जितनी वो फटी हुई नोट मिलती है ना, बिकॉज उसके Okay? पीछे स्टोरी है, फिर इसके वो पीछे स्टोरी है, किसी ने तो उसको फाड़ फाड़ के भेजा कोई है। ट्रांजैक्शन हुआ है उसके ऊपर। करेक्ट। बट इससे मुझे याद आया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड्स लाइक हवाला जो होता है। मुझे हवाला के बारे में बताना, डू वी गेट टू नो कि कहाँ से शुरू हुआ होगा, क्यों हुआ होगा ये? देख, हवाला इज अगेन अ बार्टर सिस्टम। ओके। सो दिस वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड आल्सो। ब्रिटिश पैसा लेके नहीं आए थे, वो इधर से ही लेके गए थे, इधर से ही, इधर के लोग थे, इधर गए। तो देयर वाज दिस नगर सेठ्स बोलो यार, उनका एक ब्रांच समझो अहमदाबाद में यार, कलकत्ता में यार, कोल्हापुर यार, जो भी एरिया आप, इलाहाबाद, आई एम टेकिंग द नॉर्थ, मतलब जगत सेठ बोलते थे उनको। तो जगत सेठ का एक ब्रांच ऑलवेज यूज्ड टू बी एट दिल्ली, क्योंकि पैसा इधर दे दो, वो पैसा इधर कट के आपको बाकी का पैसा दो, वो चिट्ठी देते थे। मैं इसको वी आर टॉकिंग ऑफ अ पीरियड वेयर देयर वाज नो इनकम टैक्स, देयर वाज जस्ट फीस। आपको दुकान खोलनी है, उसके इतनी भाड़े लगेंगे, उतनी का फीस है, आप करो, जितना धंधा करना है करो। आप करोड़ों कमा रहे हो, देयर वाज नथिंग लाइक दैट, कोई इनकम टैक्स वाला केस नहीं था। बट व्हेन इट केम टू, सो इसीलिए जो हवाला का केस था, इट वाज प्रॉपरली एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आल्सो, ओके। इंडियन सिस्टम आल्सो, until the nationalized बैंक came into the picture। मोरबी है, दिस पे उन्होंने खुद के बकायदा नोट है, हवाला नोट छपे हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है हवाला नोट। ओके। 500 रुपये का हवाला, 400 रुपये का हवाला, 200 रुपये का हवाला, तो सारे नोट्स हैं आज भी। रेयर है हवाला नोट मिलना बहुत रेयर है, क्योंकि कभी कभी प्राइवेट बैंक ही इशू करता था उसको, इट वाज बिटवीन टू पीपल। बट वो एक पैरेलल इकोनॉमी जो चलती थी वो एक्सेप्टेड थी। ओके। हाँ, तो वो हवाला का जो सिस्टम था कि भाई यहाँ पे पैसा दे दूंगा और वहाँ पे मिल जाएगा, इट वाज वेरी कॉमन। आपको विश्वास कितना करना है, नहीं करना है, वो बहुत डिफरेंट था। क्योंकि क्या है, समझो मैंने बॉम्बे में पैसा दिया, वो बंदा ने मेरे को चिट्ठी दिया कि भाई दिल्ली जा में आप ले लेना। अब वो रास्ते में चिट्ठी खो गई, आप पे किसी ने अटैक कर दिया, आप नहीं रहे, तो वो चिट्ठी आई नहीं। करेक्ट। और वो वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा, वो भी चला गया, तो फिर वो पैसा चला जाता है। तो कहीं पे उसको कोई पैसा खोए नहीं, तो द बैंक्स केम इनटू द पिक्चर कि नहीं ठीक है, चलो भाई अभी जगत सेठ को साइड में हटाओ एंड वी विल टेक ओवर। एंड फिर जैसे जैसे टाइम्स बदले एंड वी हैड लाइक बॉर्डर्स, इनकम टैक्स एंड एवरीथिंग, so it became illegal for over time. Yes. Okay. Illegal. But tell me this also, क्योंकि आप numismatist है, you collect a lot of coins, currencies, notes. In your personal collection, which is मतलब ऐसा कोई एक सिक्का है या एक नोट है कोई जो आपका सबसे फेवरेट हो फॉर सम रीजन, कोई फैसिनेटिंग ऐसी चीज़ है? पहले तो बहुत बड़ा कलेक्शन था, उसको कट डाउन करके आई हैड टू पुट इट डाउन इनटू सच अ स्मॉल स्पेस कि भाई अब मेरे पास सिर्फ हिस्ट्री रिलेटेड सिक्के ही हैं मेरे पास। तो मेरे पास हर सेंचुरी का ऐसा एक पर्टिकुलर सिक्का है जो बहुत पसंद है। ओके। तो राइट फ्रॉम अगर आप मैं मेरा फेवरेट सिक्का अगर पूछूंगा फ्रॉम द जनपद, तो आई लाइक कलिंग। कलिंग का सिक्का बहुत पसंद है, मिलता नहीं है। ओके, रेयर। और इतना बड़ा इवेंट हो गया उसके पीछे, मगध का एक बार मिल जाता है क्योंकि वो बड़ा एम्पायर बन चुका था। अब जिसको जो हारा था उसका सिक्का मिलना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ करेक्ट, क्योंकि जो जीता है वो तो उसको छापेगा, उसका लेके मिल्ट करा के वो पूरा मिंट लेगा। तो वो कलिंग का सिक्का हाथ में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो एक टुडेज उड़ीसा, तो वो मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस पीरियड का वो सिक्का मेरे को बहुत पसंद है। फिर मैं इंडो ग्रीक में आता हूँ, तो एक साइड पे अगाथा कलीस और उसका है, ब्रह्मी एक साइड पे है, करोस्टी एक साइड, और ग्रीक एक साइड पे है। वो सिक्का बहुत पसंद है, लव इट। इवन टुडे इट्स लाइक वन ऑफ माय ट्रेजर्ड कॉइन्स, आई वुड हैव टू पुट इट दैट वे। फिर अगेन समुद्रगुप्ता में आता हूँ, तो उस टाइम पे जो गोल्ड का सिक्का है उसका है। उसके बाद उसका जो दूसरे पराक्रम का जो सिक्के हैं उसके एक पर्टिकुलर सिक्का है उसका, जिसके अंदर he speaks about his parents' marriage. So she is from the mother is from लछवाड़, तो लक्ष्मी लिखा हुआ है, और उसके फादर का है। तो दैट प्रॉपर क्या बोलते हैं कमोमरेटिव कॉइन उसने बहुत ब्यूटीफुल इशू किया। एंड गुप्ता पीरियड का मेरे को कॉइन्स ये इसलिए खास पसंद है क्योंकि
ब्यूटीफुल इंट्रिकेट वर्क, और ज्वेलरी तो जो दिखाई है, घोड़े पे हो यार, हाथी पे हो यार, उस क्या बोलते हैं, राइनोसोरस पे हो, लायन पे हो, सारे इवेंट्स जो राजा ने जो किए हैं वो सारे उस कॉइन पे है। राइट। तो दैट गुड पीरियड ऑफ अराउंड 300-350 ईयर्स का सारा कवर कर दिया। मेरा फेवरेट में से उसमें अश्वमेधी है, तो जो आपने दिखाया अभी, दैट्स द ब्यूटीफुल कॉइन। मोहम्मद शाह का मेरे पास जो ब्लैंक टक्का जो बोलते हैं ना, जो चेंज करने के लिए यूज़ करता था, जो ब्लैक टक्का हम लोग का टक्का, वो मेरे पास, वो मेरे फेवरेटों में से आता है। ओके। नॉट ग्रेट वैल्यू, क्योंकि बाद में लेटर स्टेजेस के अंदर लोगों ने लिखा है कि पहाड़ के पहाड़ लगे हुए थे। ओके। फिर मैं जब अगेन व्हेन इट कम्स टू शिवाजी महाराज का हॉर्न है, शिवाजी महाराज के जो सिक्के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल, अरे इसके टाइम पे क्या बोलता, मुगल एरा में जब बादशाह है उसके अंदर, तो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ अकबर एंड एक पर्टिकुलर कॉइन ऑफ सलीम है। वो 1-2 साल जब वो एज ए रिबेल खिसकता है ना, तब उस 2 साल के अंदर उसने कुछ खुद के छापे थे अगेंस्ट राजा, मतलब पिताजी के सामने छाप दिए। सो वी कॉल इट द रिबेलियस कॉइनेज। ओके। तो वो सिक्का मेरे को हाथ में चाहिए था कि भाई नहीं ये 8 महीने तक इस बंदे ने सिक्के छापे, तो वो 8 सिक्के होने चाहिए अपने पास। अगेन राजा के सामने, इतना बड़ा राजा है, मतलब इट इज़ ऐसा है कि भाई जो अबू फैजल जो लिख रहे थे ना उसके स्टोरीज, उसके अंदर लिखा है कि भाई सलीम जब मिलने आता है तो उसको अंदर रूम में लेके जाते हैं, ऐसा जोर तमाचा मारते हैं सब। क्योंकि अकबर के पास कोई था नहीं पीछे, सलीम के बाद कोई था ही नहीं कि जो पूरा वो संभाल सके, पूरा इतना बड़ा एम्पायर लेके बैठा है, तो कोई संभालेगा कौन उसको। यू नो मैं तो दोनों बुक्स पढ़ चुका, जहांगीर की भी स्टोरी सुन देखी है मैंने, इसके भी कहीं पे अनारकली का नाम नहीं दिखता मेरे को, तो मैं बोला था ये फिक्टिशियस स्टोरी पूरी बनी है क्या है। ओके, सो अबुल फजल ने ये कहीं पे लिखा कहीं नहीं है, पे भी अनारकली ना जहांगीरी, मतलब जहांगीरी में लिखा हुआ है ना, इधर लिखा हुआ है। सो आई डू नॉट सी एनी ग्रेट रेफरेंसेस। इधर ने किसी ने कुछ मतलब ऑफ हैंडेडली कुछ डाल दिया। ये अकबर के टाइम पे क्या हो रहा था, बिकॉज इवन जोधाबाई के लिए भी मैंने यही चीज़ें सुनी है कि मेंशन नहीं मिलता, जोधाबाई करके दूसरे रानियों का मिल जाता है। तो ये रेफरेंसेस इसमें नहीं मिलता, ये रेफरेंसेस राजपूत रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। ओके। तो अगर आप कोई भी चीज़ बोलने से पहले अपन 2-3 चीज़ें मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता हूँ, फिर बात करता हूँ, तो तब पता चलता है कि नहीं ठीक है, दिस एग्जिस्टेड, दिस नॉट एग्जिस्टेड। ओके। देयर इज़ वन मेरे को मज़ा आता है बुक्स पढ़ने का जब दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो आई हैव रेड दिस BN पुरी की एक बुक है, ही उसने भी किसी का कंपाइलेशन है, मैप कर लिया ऐसा उसका कंपाइलेशन है कि बुक्स में से उसने एक थोड़ा एक कंपाइलेशन बनाया। उसके अंदर उसने लिखा है कि भाई इंडिया में सोना इतना सारा है क्योंकि यहाँ पे एंट्स हैं जो सोना लेके आते हैं बाहर है। हाँ ओके, यहाँ पे चींटियाँ ऐसी हैं कि भाई वो सोना बाहर लेके आती है आपके लिए, और चींटियों की साइज कुत्ते जितनी बड़ी है। और मैंने 2 देखा है जर्सीज के पास पर्शियन में। मैं बोलो साला इतनी बड़ी चींटी किधर कहाँ कैसे कुछ भी, मतलब फेंकने की कोई अलग ही लिमिट है। कुछ उसका कुछ एविडेंस होगा, उसमें भी वापस रेफरेंस दे रहा है कि 2 मैंने दूसरे राजा के पास देखी थी। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ऐसा। तो व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, अच्छा वो जिसने लिखना था लिखा भाई व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग देन यू कम टू गेट देयर वाज एक्चुअली अ एनिमल, अ हिमालयन लाइक अ याक। नहीं हिमालयन मार्केट्स हमारे एक छोटा सा, मतलब वो रैबिट से थोड़ा बड़ा है। ओके। बट वो बरो ही करता है वो। ओके। और वो उस जगह पे इतना सोना है कि भाई वो सोना खोदते रहता है बाहर। ओह ओके। सो लूज गोल्ड का फ्रैगमेंट्स मिल जाता है। सो हिमालयन मार्की मियर कैट्स है फ्रॉम दैट सेम फैमिली। ओके। इफ यू देखेंगे ना तो वो मतलब थोड़ा सा बिल्ली से थोड़ा बड़ा है और कुत्ते से थोड़ा छोटा है। हिमालयन मैरमट। हाँ मैरमट, यस एग्जैक्टली। हाँ, इट लुक्स लाइक रैबिट। हाँ बस ब्राउनिश शेड में। एग्जैक्टली। एंड इट इज़ मतलब आज भी मिलते हैं और फ्रीली है। तो वो अगर आपको अगर कॉन्टेक्स्ट भी अगर देना चाहो तो सोनमर्ग, पीपल यू पुट इट एट के भाई जो सूरज की लाइट आती है तो होल माउंटेन लुक्स लाइक गोल्डन, बट एक्चुअली अगर थोड़ा डिगिंग करो तो शायद गोल्ड मिल जावे। एंड इट इज ऑन द सिल्क रूट, तो भरा पड़ा होगा उधर। करेक्ट। तो वो मतलब ऐसी ऐसी जब स्टोरीज आती है ना कि भाई मतलब मैन ईटिंग स्पाइडर्स हैं जो डायमंड लेके आते थे, क्योंकि इंडिया वाज द सोर्स ऑफ ओनली मतलब डायमंड्स इन द वर्ल्ड एट दैट पीरियड, बिफोर द अफ्रीकन माइंस वर माइंड होता है कि सारा डायमंड किधर से आता है, डायमंड के नहीं इंडिया में वो जगह है
वहाँ पे स्पाइडर्स होते हैं, उनको हटाना पड़ता है, तब जाके वो डायमंड मिलते हैं। वो ऐसी स्टोरीज बना के सो रखी है कि ये मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, बिकॉज दुनिया के जो मेजर डायमंड्स है, जिन्हें हम कर्स डायमंड्स भी कहते हैं, सम ऑफ देम वर फाउंड हियर इन इंडिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ये। यू नो विथ द कोहिनूर आल्सो इज अ कर्स डायमंड, करेक्ट, वो जिसके पास जाता है उसका तख्त पलट जाता है। इंक्लूडिंग द पर्सन जिसने उसको काटा है। ओके, तो व्हेन द डायमंड वाज फाउंड, इट वाज इन सम देवी की आंख में था, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, स्टोरी। इट वाज फाउंड इन द गोलकोंडा Okay. माइंस एंड उसको काटने के लिए वो बंदे को सूरत से बुलाया गया। ओके। ही कट द कॉइन, ही पॉलिश्ड एंड एवरीथिंग। तो राजा को पसंद नहीं आया, हम्म। तो निज़ाम को। वो जो बंदा जिसने काटा था ना, ही हैड टू पे 20,000 रुपीज और घर बेच के उसको निकालना। तो वो भी रेफरेंस है कि जिसने इसको टच किया वो उसका गया। ट्रूली कर्स्ड। तो कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि भाई जिधर है उधर रहने दो ना बाबा, क्यों? वी नो, द वर्ल्ड नोज व्हाट इट इज, Right. किसका है वो। तो लेट्स नॉट आर्ग्यू टू मच इनटू इट। करेक्ट। मुझे वो वाला भी बताना, टीपू सुल्तान वाला जो हम बात कर रहे थे। हाँ, टीपू सुल्तान के अंदर जो है चामुंडा का जो कॉइन्स है टीपू सुल्तान के, सो हैदर अली वाज एक्चुअली, मतलब पता ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही वो राजा बन गए, बिकॉज विजयनगरम किंगडम का वो लोअर पार्ट जो संभाल रहे थे, वो ही वाज द कमांड ऑफ द, तो virtually he was only looking after the whole kingdom. So when he came to power, people were not ready to accept anything non-religious at that. विजयनगरम के किंगडम्स के जो कॉइन्स देखोगे ना, सबके ऊपर वेंकटेश के सिक्के हैं, या तो शिव पार्वती के हैं, या सबके सिंबल्स हैं, या सबके बकायदा चिन्ह हैं। अब सडनली उसको हटा के अगर मैं मेरा कुछ लेके आऊँ तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। ट्रू। तो ये हैदर अली ने जब खुद के कॉइन छापना शुरू किया, तो वन साइड ही हैड शिव पार्वती, अदर साइड ही हैड हिज नेम हैदर। तो पीपल स्टिल वर इन दैट स्पेस कि भाई ठीक है, चलो इसके कॉइन हमसे पा सकते हैं। उनके बाद जब उनके लड़के आए टीपू सुल्तान, फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड उन्होंने भी वो फादर का ट्रेडिशन चालू रखा, और उन्होंने जो रॉयल मैसूर फैमिली की जो कुल देवी थी, उनके सिक्के चालू रखे थोड़े समय के लिए। तो उनको चामुंडा के उनको हम लोग पावली बोलते हैं। दिस इज़ द पावली, एक्चुअली नॉट द गुजराती पावली। पावली लेने हूँ तो पावागढ़ के लिए, विच इज़ अ क्वार्टर आना, बट इट इज़ द एक्चुअल द कन्नड़ा वर्ड फॉर अ पावली, विच इज़ 3.5 grams, और उसकी भी फ्रैक्शंस आते हैं। ओके। तो टोटल मिला के अराउंड 3 कॉइन है। वेरी रेयर टू गेट, वेरी रेयर टू गेट। वो मतलब मेरे भी कलेक्शन में शायद 2 ही हैं, ज़्यादा है नहीं, वो तो है नहीं, बट पूरा एक सीरीज़ है। उसके बाद व्हेन टीपू सुल्तान केम टू पावर, उन्होंने फिर सब खुद के जो इमाम से, जो खलीफ थे, उनके नाम से ही कॉइन्स रख दिए। ओके। तो आई वुड से हैदरी वॉज द डबल रुपया, 22 ग्राम का चांदी का सुपर बड़ा सा सिक्का है। आज की तारीख में भी इट डिमांड्स हाई वैल्यू। इनामी वॉज द रुपया। फिर बाद में नीचे कहीजीन वगैरह सब जो फ्रैक्शंस थे वो थे। तो एवरी कॉइन गॉट इट्स नेम। आधा रुपया, पाव रुपया, एंड व्हेन इट कम्स टू द, और ये सब चालू एक्चुअली हुआ था मुगल के टाइम पे, व्हेन दे हैड गिवन फ्रैक्शंस। तो दस्सा, निस्फी, वो सब एक एक वर्ड डालते गए, और वो सब हम वर्ड एज अ वोकेबुलरी अपने खुद के बोलने चल के अंदर उसको लेते गए, एंड दैट्स व्हाई दे स्टिल आर इन आवर जहन में अभी भी बैठे हैं कुछ कुछ शब्द जो एक्चुअली सिक्के में से आए हैं, नॉट फ्रॉम एनी अदर डायलेक्ट्स। राइट। इसमें भी एक पर्टिकुलर मेरे को अभी भी याद है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यूमिस्मेटिक फील्ड इज द रत्ती भर की भी कीमत नहीं दे दी। तो व्हाट इज रत्ती? रत्ती इज एक्चुअली अ स्मॉल सीड ऑफ 0.1 to 125 grams। ओके, इतना छोटा है वो, बट वो इतना स्टैंडर्ड है कि आपको मतलब कोई भी उठा लो उतने ग्राम का ही निकलेगा। इसलिए वो ज्वेलरी के लिए भी वो यूज होता था, वही होता था। एंड 96 ऑफ दिस मेड 1 तोला। ओके। तो वो जो वर्ड जो एक्चुअली कॉइन में जो तोला का जो वर्ड आया है, इट इज फ्रॉम 96 grains ऑफ रत्ती। तो बोलते ना तेरी रत्ती की भी कीमत नहीं, तो मतलब वो तुम्हारा उतना भी वैल्यू नहीं कि तुमको उसके वैल्यूएशन में ला सके वो बंदा। तो इंटरेस्टिंग। एकदम पूरा
क्या This वो is मतलब I can understand because even जो टीपू सुल्तान वाली चीज़ है तो लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि वो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने से भी ही वॉज फाइटिंग तो पीपल कॉल हिम फ्रीडम फाइटर बट एट द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव टू सी कि उसे जुल्म भी किए हैं उतने हिंदूज़ के ऊपर बट लोगों के आर्ग्यूमेंट्स ये भी होते हैं कि देन अगेन ये कॉइन जो मिला उसमें चामुंडा का ही वॉज प्रिंटिंग शंकराचार्य का एक लेटर है वेर इन ही इज प्रेजिंग टीपू सुल्तान क्योंकि उसने डोनेशंस दिए हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त की पॉलिटिक्स थी ये कि आप किसी को प्रेज करते हो जो आज भी करते हैं पॉलिटिशियंस जो हम इतने सारे फ्रीबीज जो देते हैं वो यही सब चीज़ें तो है तो फ्रीबी कल्चर भी उधर से आया हुआ है. ओके तो इट वाज नॉट दैट. अभी ड्यूरिंग द फाइट मैं कॉइन्स को जब देखता हूँ ना कि यार जब लड़ाई चल रही थी तब कॉइन्स का क्या इम्पोर्टेंस रहा होगा. अभी एक अगर मैं लिखना है कॉइन की आत्मकथा तो मतलब अगर मेरे को अगर कोई कॉइन बनना है तो मैं क्या बनना पसंद करूँगा. मेरे को कॉइन बनना अगर पसंद पड़ना होगा तो मैं डबल दाम बनना पसंद करूँगा. ओके डबल दाम इज एक्चुअली 40 ग्राम का सिक्का है अकबर का. अब जब आप लड़ाई कर रहे होते हैं तो आपकी जेब में थोड़ा हो गया तो यू हैव अ चॉइस कि भाई आपके जो बो है उसके ऊपर वो एक रबर बैंड की तरह उसको लगाओ और उसको फेंकोगे ना तो सामने वाले की डेथ हो सकती है. और 40 ग्राम का सिक्का इज नाउ नॉट जस्ट अ सिक्का, इट इज़ अ वेपन. अब यार वो बंदे का क्या नाम है यार, आज अरे वो पिक्चर आई थी ना उसकी पद्मावत के अंदर, क्या नाम था? रणवीर सिंह वो कैरेक्टर पेशवा बाजीराव. हाँ पे नहीं रणवीर सिंह वो नहीं, बट ही बिकम्स पद्मावत में ही बिकम्स द विलन. क्या नाम है उसका? ओके मेरे दिमाग से ऐसे निकल गया. यस सो इट इज़ अ रेफरेंस. उसके अंदर भी दिया कि भाई व्हेन ही वाज इन दिल्ली एंड व्हेन ही लूटेड दिल्ली, उसको अलाउद्दीन खिलजी ही डिड नॉट रिमेम्बर, उसको पता ही नहीं था कि इतना सारा पैसा आएगा हाथ में. सो व्हेन ही वाज लूजिंग दिल्ली टू द राजपूत्स, उसने एक्चुअली कैटरपुल्ट पे पैसे की गोनी रखी और फेंकी है. ओके कि भाई पैसा वहाँ रास्ते में गिरेगा, यहाँ पे आग लगा के उसने फेंका है, वहाँ रास्ते पे गिरेगा और फटेगा तो लोग उस पर टूट पड़ेंगे. तो दैट वाज एक्चुअली अ स्ट्रैटेजी वेस्ट यूज्ड टू थ्रो द कॉइन्स. एंड जो शील्ड लेके खड़े हैं लोग, व्हेन दे बेंड डाउन टू कलेक्ट द कॉइन्स, यू हैव अ शावर ऑफ एरोज कमिंग बिहाइंड. तो पूरा बाहुबली स्टाइल का पूरा जो सीन बनता है तो वो थॉट प्रोसेस था. इट वाज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ मेटल व्हिच यूज्ड टू बी जस्ट फॉर एक एज अ करेंसी भी यूज हुआ है, एज अ डिकॉय भी यूज हुआ है, एज अ वेपन भी यूज हो रहा है. तो एक सिक्का जो मतलब आई टेल एवरी कॉइन हैज अ स्टोरी. राइट. और मेरा काम है बस वो छोटा छोटा स्टोरीज जो भी वो छोटा लेके घूम रहे हैं, वो एक एक जॉइन द डॉट्स. कहीं जहाँ पे एक बड़ा पिक्चर बनेगा और कहीं पे वो पूरा संपूर्ण भारत को एक पर्टिकुलर एरा के अंदर वो बांध सकेगा. फैसिनेटिंग. यस बट एक लास्ट चीज़ जो मुझे पूछनी है विच इज़ कि आपके पास में भी इतने सारे कॉइन्स है, करेंसी नोट्स, एंड यू आर इन टच विद सो मेनी पीपल जो कि कलेक्ट करते हैं एंड एवरीथिंग, एंड ओवर द ईयर्स इतने सारे हमें कॉइन्स मिले भी है. हाउ डू यू डिसाइड कि एक कॉइन का वैल्यू क्या होगा? जैसे वो जो 1000 मोहर वाला था, यू सेड कि 300 करोड़ के आसपास होगा आज. ऐसे ही कितने सारे जो मतलब कुछ रेयर कॉइन्स है, कुछ 5 लाख का होता है, कुछ 10 लाख का होता है. इसके ये वैल्यू डिफाइन कहाँ से होती है? अब वैल्यू डिफाइनेशन में ऐसा है ना कि थोड़ा इसके अंदर हम लिटरेचर का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है. किसी ने कुछ लिखा होता है, जो भी किसी ने कोई बुक लिखी हो या कुछ लिखी हो, या फिर ओल्ड रेफरेंसेस में से पता चलता है कि भाई आज इस इवेंट पे हमने ये कॉइन्स छापे हैं. सो एक इंस्टेंस देता हूँ ऑफ निसार. निसार आर जनरली स्कैटर कॉइन्स. कि भाई राजा इधर से उधर जा रहा है तो वो निसार देखे जाता है, यार न्योछावर करते करते निकलता है, हाथी पे बैठा है, वो फेंकते हैं तो उसको निसार जैसे अपन. तो वो कॉइन्स का ऐसा है कि भाई वो सिर्फ साल में 2 बार वो कॉइन्स छपते थे. ओके. द किंग यूज्ड टू बी वेड. उसका वजन का जितना है उतने वजन के सिक्के छपते थे वो, आइदर कॉइन्स या फिर सोने चांदी के फूल, या फिर कभी कभी ड्राई फ्रूट या छोटे आर्टिकल्स, वो सब बनते थे और उतने ही वजन का बनता था. और साल में 2 बार, मतलब जिसका ऑन द फर्स्ट डे नवरोज के दिन, दे यूज्ड टू फॉलो द द पर्शियन कैलेंडर एट दैट टाइम, एंड और उसके बर्थडे के दिन, ये 2 दिन पे उसका वजन होके वो न्योछावर करने के लिए कॉइन्स निकालते थे.
उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर कोई कॉइन छापे हैं, डॉक्यूमेंटेड है, आलमगीरी में लिखा हुआ है या जहांगीरी में लिखा हुआ है या जो भी उसके जो भी मुगल का जो भी राजा का जो भी बुक चल रहा है उसके अंदर लिखा हुआ है ना, तो पीपल वांट टू फाइंड सच कॉइन्स करेक्ट। एंड विथ सच कॉइन्स दे हैव डेट्स ऑन इट। तो वो इवेंट को कमोमरेट करने के लिए कि नहीं यार ये अगर मिलता है तो ये है, ये कॉइन होना चाहिए। मैंने तो वैल्यूएशन के अंदर मैं वापस ये जैसे मुगल ना वैल्यूएशन के अंदर आता हूँ ना, तो देयर इज अ वेरी गुड वैल्यूएशन इफ आई हैव टू 1939 का कॉइन है 1939। दिस इज द लास्ट सिल्वर कॉइन ऑफ इंडिया ओके। एंड वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट। जितने भी सर्कुलेशन थे में से सब वापस बुला लिए और जो बाकी जो इशू करने के थे वो भी रुक गए। तो वो कॉइन का आज की तारीख में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख रुपीस। तो आपका पूरा ब्रिटिश इंडिया का कलेक्शन एक तरफ, वो एक सिंगल कॉइन एक तरफ, बिकॉज वो रेयर है। वो रेयर है। 1939 वर्ल्ड वॉर ब्रोक, उसके कारण वो रेयर है। अब उसके बाद 1940 एज हाफ सिल्वर, आधा चांदी का मिलियंस छपे। 1938 अगेन नॉट इंटरेस्टेड। अब ये रेयरिटी का है कि बाकी सारे कॉइन मिल जाते हैं, 1939 नहीं मिलता है। आज मैं कलेक्ट कर रहा हूँ 5 साल 10 साल वेट कर रहा हूँ, 1939 का कॉइन नहीं मिल रहा है। फिर कहीं पे कोई फ़ोन करके बोलता रहे यार एक 1939 का कॉइन है, तो जाके देख लेते हैं। सिंस हम लोग इतना एक्सपर्ट है कि भाई हमको पता चल जाता है कि भाई ये फेक है या ओरिजिनल है, या फिर एक दो जन को पूछ भी लेते हैं जो इस फील्ड में होते हैं कि वो भाई ये कॉइन फेक है ओरिजिनल है। तो वह बोलता है कि ओरिजिनल है तो फिर हाथ से जाने नहीं देते, वो सीधा दबा ही देते हैं, बोला कि अभी तो भाव बोल खाली इसका। तो वो रेयरिटी का यही है कि भाई आपके पास वो 1939 का सिक्का है तो वो रेयर है, 1938 का है तो नहीं है, 1940 का है तो नहीं है। जब लोग आते हैं तो वही बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास तो 1840 का है, तो और भी रेयर होना चाहिए, और भी पैसा मिलना चाहिए। बट उसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, वो जस्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन है, वो है। अगेन विथ कमिंग विथ इंडियन कॉइन्स के अंदर एक जो रेयरिटी के अंदर गिना जाता है लेटेस्ट के अंदर इज 1996 का इंडियन क्रॉप साइंस का कॉइन है, 5 रुपये का चांदी, वो कॉपर निकल का सादा कॉइन है। राइट। अब वो कॉन्फ्रेंस को कमोमरेट करने के लिए वो कॉइन छापा था। अफवाह ये फूल गई कि भाई ये हो ही नहीं रहा है, कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रहा है। अब कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रहा तो फिर कॉइन छाप दिया यार, सर्कुलेशन में भी चला गया, तो जितने थे वो वापस खींच लिए, इशू करने नहीं दिए। जो बाहर रह गए वो रेयर हो गए। अभी जो ब्रिटिश रिपब्लिक इंडिया का जो कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है वो कलेक्ट करते जाता है, फिर आपकी जब 1996 के अंदर ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए आता है तब बोलते हैं यार इसका सिक्का ही नहीं मिल रहा है। राइट। और शौक ऐसी चीज़ है ना कि आदमी कभी कभी दे देता है पैसा। करेक्ट। वो मेरे कलेक्शन में अटक रहा है, मैं देखा हूँ काफ़ी लोगों को ऑक्शन हाउसेस के अंदर लड़ रहे होते हैं एक पर्टिकुलर कॉइन के लिए। कुछ रुपयों का कॉइन होता है, सडनली हज़ारों में चला जाता है, बस क्योंकि उसके कलेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर कॉइन मिस रहा होता है। वही कॉइन उसको अगर 2 महीने बाद दिखाऊंगा ना तो उसको चाहिए भी नहीं, क्योंकि आधे भाव में मेरी चाहिए, क्योंकि वो मिल गया, उसे कलेक्ट कर लिया उसने। तो ये पूरा जो दिस इज नॉट अ डिमांड और सप्लाई का जो कॉइन का जो पैशन, इट इज ऑल ड्रिवन बाय पर्सन्स पैशन और पर्सन्स नीड फॉर दैट कॉइन। आज की तारीख में इस पर्टिकुलर सच में का ये चलो आज महंगा सिक्का है, इतना महंगा, ये महंगा हो गया, ठीक है, सब चीज़ ओके एक्सेप्टेड है। कहीं पे कोई खुदाई के अंदर एक मटका भर के मिल गया, उसकी रेयरिटी खत्म हो जाती है। आपको फिर लगता है कि ये जो खुदाई अगर होगी और तो वील फाइंड कुछ ऐसे कॉइन्स भी जो आज तक कभी मिले ही नहीं थे और बहुत सारे ऐसे है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, मुगल का एक है, वो 500 मोहर का कॉइन है। उसका फ़ोटो भी नहीं है और उसका रेफरेंस है कि भाई शाहजहां की लड़की का बाल जल गए थे, तो उसको इस हकीम ने ट्रीट किया था एंड उसको क्योर करने के एज पेमेंट ही वाज गिवन 500 मोहर का ये कॉइन, और उसके ऊपर उसको और संभालने के लिए 1 रुपये का एक चांदी का ये पर्टिकुलर सिक्का दिया हुआ है। ओके। अब वो 500 रुपये का जो 500 मोहर का सिक्का है वो किधर है पता ही नहीं। ओके, सो इट्स लॉस्ट। बट द रेफरेंस इज देयर कि भाई 500 रुपये का सिक्का था। अबू फैजल की बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है कि जहाँ अपना अकबर हैड 13 ट्रेजरीज, 13 में से 12 के अंदर ये सिक्के थे, इतने ये पर्टिकुलर सिक्के, इतने ये पर्टिकुलर सब नाम के साथ थे।
और एक पर्टिकुलर ट्रेजरी के अंदर सिर्फ उसके हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, उनके भी नाम दिए हुए हैं। तो हमको मालूम है कि भाई आज जहांगीरी है या सवाई है यार, ये सब सिक्के हैं। कहाँ है? सोने के हैं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते, कुछ लाहौर म्यूजियम में पड़े हैं, कुछ दिल्ली म्यूजियम में नीचे तहखाने में पड़े हो तो भी पता नहीं। करेक्ट। वो जब बाहर आएंगे यार, कभी किसी के पास कोई खुदाई में किधर कोई आ गए बाहर, तब बाहर आएंगे, बाकी अदरवाइज। ओके। और कुछ रेरिटीज़ तो मेरी फेवरेट रेरिटीज़ में आती है द जोडियाक मोहर। जोडियाक मोहर और जोडियाक रुपी। ये क्या होता है? इस्लाम डजंट अलाउ यूज ऑफ पिक्चर्स एक्चुअली। ओके, हाँ, किधर भी correct. देखोगे ना तो पिक्चर्स नहीं दिखेंगे आपको, हराम है शब्द। वो, हाँ right. हाँ। तो ऊपर उन्होंने कैलीग्राफी उनकी ऐसी मस्त की हुई है कि लुक्स लाइक समटाइम्स अ Okay. बर्ड और एन एनिमल और, बट सब शब्द ही हैं। When जहांगीर केम टू पावर, तो इन द 13th ईयर ही सेड कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि 12 राशियों के 12 सिक्के अपन छापते हैं, मेरा आइडिया है। और उसके जहांगीरी में डॉक्यूमेंटेड है ये कि भाई 12 राशियों के 12 सिक्के बाहर आने चाहिए। तो उन्होंने पूरा बाकायदा डिज़ाइन डिस्क्राइब किया मिंट मास्टर को कि भाई एक 12 राशि होगी, पीछे सन होगा, आगे मतलब जो राशि का जो भी सिंबल है, मेष है, सिंह है, कर्क है, जमीन है, मतलब सारा 12 का 12 हो, और पीछे मेरा नाम, पिताजी का नाम, कहाँ Correct. छपा है और साल, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। एंड वो छाप दिए। तो मैंने सम शाहजहां केम टू पावर ना, ये शायद क्या, दिस इज़ अन इस्लामिक। तो जिसके पास भी ये सिक्का है भाई, वो ट्रेजरी में आके जमा कराओ, यू माइट लूज योर हैंड। ओह, ओके। जिसके हाथ में दिखा शायद आपका हाथ जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो आपको तुरंत आपका सिक्का मिंट में ले आना है एंड आपको जमा करवाना है। एंड दिस इज इन द देयर रिकॉर्ड्स, इन द मुगल रिकॉर्ड्स एज वेल एज इन द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश ने भी लिखा है कि भाई प्रिंस खुर्रम केम टू आवर ऑफिस एंड ही डिमांडेड द कॉइन्स ऑफ जोडियाक एंड नूरजहां टू बी गिवन बैक। ओके। के सामने उसने पैसा दिया है, बट वो वापस खींच लेने की बात है। तो वो जो फर्स्ट खींचे गए तो वो रेयरिटी में आ गए थे। अच्छा, देन औरंगजेब केम टू पावर, ही ऑल्सो सेट किया भाई जिसके पास ये सिक्का है उसका हाथ जाएगा, और किसी के घर में है तो उसका सर जाएगा। तो जो बचे कुचे थे वो भी सारे आ गए मिंट के पास। अब जो फ्रैक्शंस बचे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोगों ने छुपा के रखे जो होंगे। छुपा के रखे हैं, अब तो मतलब पूरा सेट जो है, अभी तक सिर्फ 3 ही सेट है और वो भी इंडिया में नहीं है। ओके। इंडिया के म्यूजियम्स के पास अच्छा, मतलब दे हैव गुड अमाउंट, किसी के पास 8 है, किसी के पास 9 है, अपने यहाँ पे 5 है। एंड द लास्ट वन ऑफ द कॉइन्स विच गॉट सोल्ड आई थिंक इन द इंडियन ऑक्शन वाज अराउंड 85 lakhs। 85 लाख का एक कॉइन? एक कॉइन, गोल्ड मोहर और सैजिटेरियस। चांदी का भी थोड़ा कभी मिल जाता है, वो मतलब 2-3 लाख रुपए के अंदर कभी कभार, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करो तो मिल जाता है। बट गोल्ड मोहर्स आर वेरी टफ एंड दैट इज़ वन एक अगर मुगल कलेक्टर है तो वो उसको होता है कि यार मेरे कलेक्शन में एक सिक्का तो ये होना चाहिए। बाकी नहीं तो फिर मैं हिस्ट्री जमा कर रहा हूँ तो फिर कहाँ से। करेक्ट। बट इस लाइक छोटे छोटे मतलब आज राम सीता का कॉइन अकबर ने जो इशू किया, वो आज 4 ही पॉइंट्स बचे हैं, 4 ही पता है कि भाई 4 करोड़ 5 करोड़ का एक्सपेंसिव। एक भारत कला बनारस में है, 3 प्राइवेट हैंड में म्यूजियम्स में है। तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कभी। मतलब चांस भी नहीं मिला और वो भी नहीं, बट पता है कि भाई जब कभी भी देखूंगा जरूर। इंटरेस्टिंग। परफेक्ट। आई थिंक बहुत सारी हमने बातें की है, एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट, इसके हम और पार्ट्स करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर, बिकॉज आई वांट कि ये आई मीन आई एम फैसिनेटेड बाय हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री इज़ वन सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ते भी रहता हूँ। बट एवरी टाइम आई स्पीक विद अ हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजी में कोई काम कर रहा है, आई गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स जहाँ से हमें इतिहास के बारे में पता चल सकता है। एंड न्यूमिस्मैटिक्स इज़ वन ऑफ दोज ब्रांचेस ऑफ आई डोंट नो हिस्ट्री जहाँ से आप इतिहास को एक्चुअली जान सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लेयर्स अपॉन लेयर्स की जैसे जैसे राजा आए कॉइन्स आए, जैसे जैसे सोसाइटी बदली कॉइन्स बदली, एंड इट टेल्स यू सो मच अबाउट अ कंट्री, इट टेल्स यू सो मच अबाउट द वर्ल्ड कि इसके ऊपर आप एंडलेस आवर्स तक पॉडकास्ट कर सकते हो। आई एम श्योर कि दिस इज़ लाइक
फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का हमने आपके नॉलेज में से इस पॉडकास्ट में किया है, एंड आई होप कि लोगों को ये मज़ा भी आएगा सुनने में उतना ही। तो थैंक यू सो मच आनंद जी, ये पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू बिकॉज दिस हैज़ बीन अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन, so thank you. थैंक यू।